हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित को खुद अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रोहित के सामने मुस्कुरा रहे इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखते हुए रोहित ने अपने दांत कचकचाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पुलिस में हो तो इसका मतलब है कुछ भी बकवास करोगे, किसी पर भी कोई भी झूठा इल्ज़ाम लगा दोगे। और एक बात बताओ, तुम सच में ड्यूटी पर पी के आए हो ना? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतना कहने के बाद रोहित इंस्पेक्टर को घूर घूर कर देखने लगा। इस वक्त रोहित का बस चलता तो वो इंस्पेक्टर को अच्छे से सबक सिखा देता, पर वो जानता था कि वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में किसी पुलिस पर हाथ उठाना ठीक नहीं होगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जैसे ही रोहित की ये बात सुनी, इंस्पेक्टर गैरीवाल का मुंह पूरी तरह से उदास नजर आने लगा। उनके चेहरे के भाव अचानक से बदल गए थे। रोहित ने 2 बार इंस्पेक्टर को कह दिया था कि वो नशे में है, जबकि इंस्पेक्टर ने शराब नहीं पी थी। अपनी नज़रें झुकाकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने रोहित से कहा, अरे सर, ड्यूटी पर शराब पीने की कहाँ बात कर रहे हैं आप? और मैं कितनी बार कहूँ कि मैं शराब नहीं पीता, इतनी जल्दी और ड्यूटी पर भी हरगिज नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने रोहित की ओर देख कर आगे कहा, आजकल तो बिना पिए ही वो सज़ा पा रहा हूँ जो काला पानी में भी किसी कैदी को नहीं दी जाती। जीना हराम हो गया है साहब। खैर, आप क्या जाने, आपको तो लगता होगा इंस्पेक्टर की ज़िंदगी आराम से कट रही होगी, पैसे मिल ही जाते हैं, है ना सर? पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर गैरीवाल फिर से यहाँ वहाँ की बातें करने लगे थे, इसलिए रोहित ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए इंस्पेक्टर से कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। और इस तरह की घटिया बात करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? इतना कहने के साथ ही रोहित ने अपने गुस्से पर काबू रखा और फिर इंस्पेक्टर से कहा, देखो इंस्पेक्टर, अगर मुझसे किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश की तो तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं शांत दिखता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे। मैं रोहित मारवा हूँ, शायद तुम मेरे बारे में भूल गए हो। नहीं नहीं साहब, आपको कोई कैसे भुला सकता है? मैं इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक भी आपको नहीं भूल सकता। आपने मेरे लिए क्या नहीं किया? मैंने जितनी रकम मांगी उतना दिया है आपने। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने हंसते हुए कहा। उसकी हंसी देखकर रोहित ने उसे घूरते हुए कहा, हाँ तो फिर इस तरह की घटिया बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता सनी मेरा भाई है और मैं उसे कितना मानता हूँ? तुम ये बात किसी से भी जाकर पूछ लो, सब तुम्हें बता देंगे कि सनी मेरे लिए बहुत खास है। रोहित के मुंह से ऐसी बात सुनकर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी जुबान अपने दोनों दांतों के बीच रखकर अपना एक हाथ अपने कान पर रखते हुए कहा, अरे साहब, मुझे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आखिर मैं हूँ तो आप ही का एक गुलाम। और मैंने कहा ना आपसे, हम तो जंगल के छोटे मोटे प्राणी हैं। भला शेर के सामने हमारी क्या औकात? हमारा तो घर परिवार ही आप जैसे लोगों की वजह से चलता है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित के थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज़ में बोला, मगर वो क्या है ना सर, कानून में एक कहावत है जो कभी झूठी साबित नहीं होती। जुर्म चाहे कितना भी सफाई से क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन ज़रूर किसी लाश की तरह समंदर की तह पर तैरने लगता है। ये बात कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल रोहित को देखने लगे। रोहित चुपचाप इंस्पेक्टर की बात सुन रहा था, पर इस बार उसे थोड़ी हैरानी हुई। इंस्पेक्टर आत्मविश्वास से भरा हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर रोहित को भी लगने लगा कि कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। रोहित कुछ कहता, इतने में इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और यहाँ वहाँ देखते हुए रोहित से कहा, सर, आपको अभी नमूना दिखा देता हूँ कैसे लाश तैर कर समंदर की सतह पर आ चुकी है। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं भी वो मछुआरा हूँ जो समंदर की तह से गोता लगाकर मोती चुरा कर लाता हूँ। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी जेब से फ़ोन निकालकर अपना फ़ोन स्क्रीन रोहित की ओर कर दिया और एक वीडियो अचानक ऑन कर दिया। रोहित ने जब इंस्पेक्टर गैरीवाल की फ़ोन स्क्रीन की ओर देखा तो रोहित ने नोटिस किया कि फ़ोन स्क्रीन पर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का टेरिस नज़र आ रहा था। ये देखते ही रोहित की नज़रें इंस्पेक्टर गैरीवाल के फ़ोन स्क्रीन पर जम गई। रोहित ये देखकर हैरान हो गया कि वीडियो में रोहित और सनी नज़र आ रहे थे। रोहित ने जैसे ही वीडियो में सनी को देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। रोहित कुछ देर तक हैरानी से इंस्पेक्टर का फ़ोन स्क्रीन को देखता रहा। फिर धीरे से इंस्पेक्टर गैरीवाल का फ़ोन अपने हाथों में लेकर रोहित गौर से उस वीडियो को देखने लगा। वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा था कि सनी रोता हुआ रोहित के साथ कुछ बात कर रहा था, मगर सनी क्या कह रहा था वो बातें सुनाई नहीं दे रही थी। सीसीटीवी कैमरा में सिर्फ विजुअल फुटेज ही कैप्चर होती थी, उस वीडियो में ऑडियो बिल्कुल नहीं थी। वीडियो में दिखाई दे रहा था कि सनी काफ़ी रो रहा था और रोहित धीरे धीरे सनी की ओर अपने कदम आगे बढ़ा रहा था।
रोहित खुद भी इस वीडियो फुटेज को देखकर काफ़ी हैरान नज़र आ रहा था। वीडियो फुटेज में सनी अपने कदम पीछे हटा रहा था और वो काफ़ी रो रहा था। सनी की सिसकियाँ तो सुनाई दे रही थी, मगर सनी की आंखों से बहते हुए आंसू साफ नज़र आ रहे थे उस वीडियो फुटेज में। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी और चौंकाने वाली बात यह थी कि अगर कोई इस वीडियो फुटेज को देखता तो ज़रूर उसे ऐसा ही लगता कि रोहित अपने छोटे भाई सनी को डांट रहा था और फटकार लगा रहा था, जिसके बदले में सनी सिसक सिसक कर रो रहा था। ये सब कुछ देखते हुए रोहित ने अचानक से वीडियो को रोक दिया। रोहित ने हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देखा। इंस्पेक्टर गैरीवाल बड़ी ही अजीब मुस्कान लिए रोहित को देख रहा था। तभी रोहित ने कहा, इंस्पेक्टर, ये सब क्या है और ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे? रोहित आगे कहता, इतने में इंस्पेक्टर गैरीवाल ने हंसते हुए कहा, आप पहले आगे तो देखिए साहब, आपको सब पता चल जाएगा। इसके बाद रोहित फिर से वीडियो प्ले करके देखने लगा। सनी जिस तरह से अपने हाथ रोहित की ओर बढ़ा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित को अपने पास आने से रोक रहा था। रोहित अभी भी काफ़ी गौर से उस वीडियो फुटेज को देख रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जब रोहित को इस तरह से घूर घूर कर फुटेज की ओर देखते हुए देखा तो फिर उनके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वो अपने हाथ मसलने लगे। वीडियो फुटेज आगे बढ़ती रही, जिसमें नज़र आ रहा था कि एक वक्त ऐसा आया कि रोहित सनी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और सनी चिल्ला चिल्लाकर सामने खड़े रोहित से कुछ कह रहा था और फिर रोहित भी अपने हाथ हिला हिलाकर किसी चीज़ के लिए इनकार कर रहा था। फिर अचानक ही रोहित ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें जम गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो फुटेज में नज़र आ रहा था कि रोहित ने सनी की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाया और सनी अचानक ही टेरेस से उछलकर दूसरी तरफ चला गया। इस वीडियो फुटेज को देखकर रोहित के होश उड़ गए। वीडियो फुटेज देखने वाला यही समझता कि रोहित ने जानबूझकर अपने छोटे भाई सनी को धक्का मारा था और उसे टेरेस से नीचे धकेल दिया था। वीडियो फुटेज में रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशंस तो नहीं नज़र आ रहे थे, मगर कद काठी और पर्सनालिटी को मिलाने से ये ज़रूर साबित किया जा सकता था कि वीडियो फुटेज में नज़र आने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि रोहित ही था। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि वीडियोज़ जिस एंगल से शूट हुई थी उस एंगल से ये वीडियो फुटेज देखने वाला यही समझता कि रोहित ने जानबूझकर अपने छोटे भाई को टेरेस से धकेल दिया था। रोहित तो उस वीडियो फुटेज को देखकर हैरान हो गया। वो फटी हुई आंखों से अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर गैरीवाल को देखता रहा। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने भी मुस्कुराते हुए रोहित के हाथों से अपना फ़ोन लिया और वीडियो पॉज करते हुए रोहित से कहा, मैंने कहा था ना सर आपसे, मैं आपके लिए एक डैम का काम कर रहा हूँ। नदी से बहता हुआ पानी गांव को तबाह न कर दे, इसलिए सरकार डैम बनाती है। उसी तरह आपकी छोटी सी गलती को बहने से रोकने के लिए मैं भी आपके लिए एक डैम बन गया हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर इस गलती का पानी आगे बढ़ा तो फिर अपने बहाव के साथ साथ कई सारे गांव और शहर को अपने साथ उखाड़ कर ले जाएगा। वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के कैफेटेरिया में विकी पारसी बाबा बनकर होटल के स्टाफ को लंबा चौड़ा लेक्चर सुना रहा था। काउंटर पर खड़े मैनेजर और जूनियर मैनेजर को डांट फटकार लगाते हुए विकी तरह तरह के एलिगेशन होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पर लगा रहा था। जिस तरह का पारसी बाबा का कैरेक्टर विकी ने पकड़ा था, उसकी बातें सुनकर और उसकी आवाज़ सुनकर कई लोगों को हंसी भी आ रही थी। वहीं होटल का स्टाफ इस बात से परेशान था कि उनके बुजुर्ग गेस्ट को किस तरह शांत किया जाए। विकी के इस बर्ताव से कई गेस्ट को हैरानी हो रही थी तो कई गेस्ट को एंटरटेनमेंट मिल रहा था। तभी काउंटर पर खड़े विकी के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी। जब विकी ने मुड़कर देखा तो उसके पीछे खड़ी अनिका ने कहा, अंकल जी बताइए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अनिका को इस तरह अपने पीछे खड़ा हुआ देखकर पारसी बाबा यानी कि विकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विकी समझ चुका था कि अनिका ने उसे पहचान लिया था और अनिका भी अब इस नाटक में उसका साथ देने वाली थी। विकी ने अनिका की ओर देखकर अपनी छड़ी ज़मीन पर पटकते हुए कहा, अरे दिकरा, तुम क्या मदद करेगा मेरा? एक बूढ़ा आदमी सुबह सुबह एक अच्छा कॉफ़ी पीने को चाहता है, मगर देखो ना ये होटल का लोग, उसका पूरा सवेरा ख़राब कर दिया। फिर सब लोग बोलते हैं कि अंकल गुस्सा करता है, मगर तुम बोलो, तेरा अंकल गुस्सा नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरा बीवी का मर जाने के बाद मेरे का कोई एक कप कॉफ़ी नहीं पिलाता। मैं अभी तक पूरा दुनिया घूम चुका है, मगर कहीं मेरे को मेरा मरा हुआ बीवी फिरदौस के जैसा कॉफ़ी नहीं मिलता है। अभी तक तो मैं यही समझता रहा कि पूरा ज़िंदगी कट कट करने वाला बीवी जब ऊपर चला गया तो मैं जैसे कि जेल से आधा आज़ाद हो गया था, मगर मेरा बीवी को मरे 6 महीना हो गया, मगर 6 महीने में एक बार भी मुझे कहीं पर भी उसके हाथ का बनेला कॉफ़ी नहीं मिला। आज मेरे को पता चला कि बीवी का क्या कीमत होता है। पारसी बाबा ये बात सुनकर आसपास खड़े कई गेस्ट अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। अनिका के ठीक पीछे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड भी विकी की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। विकी ने जिस तरह का कैरेक्टर पकड़ा था, जिस तरह का हुलिया बनाया था, रोहित का खास चीफ सिक्योरिटी गार्ड भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसके आंखों के सामने खड़े पारसी बाबा और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो अनिका से मिलना चाहता था।
विकी और अनिका दोनों ही मन सोच रहे थे कि वो किस तरह से बाकी लोगों की नज़रों से बचकर अकेले में मीटिंग कर पाए। विकी अनिका को कुछ मैसेज देना चाहता था, जिसके लिए एकांत बहुत ज़रूरी था। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि विकी के पास कुसुम के केस को लेकर कोई बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी। अनिका और विकी ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे का इशारा पढ़ लिया था। तभी अनिका ने धीरे से अपने कदम काउंटर की ओर बढ़ाते हुए मैनेजर से कहा, एक काम कीजिए मैनेजर, आप इन अंकल को मेरे टेबल पर शिफ्ट कर दीजिए और इनके लिए ठीक उसी तरह की कॉफ़ी बनाइए जिस तरह की कॉफ़ी आप मेरे लिए बनाते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल को मेरे टेस्ट की कॉफ़ी बेहद पसंद आएगी। जैसे ही अनिका ने यह बात मैनेजर से कही, विकी को इशारा मिल गया और विकी ने भी अपनी छड़ी फिर से ज़मीन पर पटकते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो अगर ये तुम्हारा चैलेंज है तो फिर मेरे को भी दिख रहा तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। अगर तुमने जो कॉफ़ी मुझे पिलाई वो मुझे मेरी फिरदौस की याद दिलाती है तो मैं इस होटल में केस नहीं करूँगा। आसपास खड़े लोग पारसी बाबा की बातें काफ़ी मजाक में ले रहे थे, मगर उनमें से कोई ये नहीं जानता था कि पारसी बाबा के वेश में आ चुका विकी अनिका को एक बेहद इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास करने आया था। पारसी बाबा बने विकी ने सबके सामने अनिका का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, अगर ये दिकरी ऐसा बोलती है कि इसकी ऑर्डर की हुई कॉफ़ी पीकर मैं अपने फिरदौस की कॉफ़ी याद करूँगा तो फिर मैं भी अब तुम सबके सामने एक बात बोलता है। अगर ऐसा हुआ ना तो मेरा जूनागढ़ का 1 BHK का फ्लैट मैं ये दिकरी के नाम कर देगा। ये भी क्या याद रखेगी किस रईस से पाला पड़ा था। इतना कहने के बाद पारसी बाबा यानी विकी चुप हो गया और सबको देखने लगा। उसकी नज़रें अनिका पर टिकी हुई थी। अनिका भी विकी को देख रही थी। वहीं जब से बाबा बने विकी ने सबके सामने अपनी बात कही तब कैफेटेरिया में आसपास खड़े होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ मेंबर्स एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। उनको अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ था। वो मन ही मन ये सोच कर हंस रहे थे कि पारसी बाबा जिसे जूनागढ़ का 1 BHK देने की बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने वाले देश के सबसे बड़ी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मालकिन होने के साथ साथ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के कर्ण गुलेरिया की इकलौती बेटी थी। सबको पारसी बाबा पर हंसी आ रही थी और वो मन ही मन यही सोच रहे थे कि ये वही बात हो गई कि समंदर में एक बाल्टी पानी भरना। अनिका का अगर बस चलता तो वो पारसी बाबा के 1 BHK जैसे ना जाने कितने ही फ्लैट्स खरीद सकती थी। मगर जब विकी ने सबके सामने ज़ोर ज़ोर से ये बात कही तब अनिका ने भी हल्की सी मुस्कान देते हुए बड़ी ही पोलाइटली पारसी बाबा की एक बात एक्सेप्ट कर ली। ये देख बाकी सारे स्टाफ मेंबर्स हैरान हो गए। वो मन ही मन अनिका के बारे में यही सोच रहे थे। कई लोग तो आंखों के इशारे से ये कह रहे थे कि अगर रोहित को ये पता चला तो क्या होगा। अनिका भी सबको देख रही थी। अपने आसपास खड़े लोगों को देखकर अनिका समझ गई थी कि होटल के स्टाफ मेंबर क्या सोच रहे थे, पर इस वक्त अनिका को बाकियों की फिक्र नहीं थी और ना वो इस चीज़ में पढ़ना चाहती थी कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। वो बस कैसे भी करके विकी से उस खबर के बारे में जानना चाहती थी जो विकी अनिका के लिए लेकर आया था। तभी अनिका ने विकी को अपने साथ अपने टेबल पर आकर बैठने को कहा। पारसी बाबा बने विकी ने अपनी छड़ी ज़मीन पर पटकते हुए धीरे धीरे अनिका के साथ टेबल की ओर जाना शुरू कर दिया। कॉफ़ी टेबल पर बैठे विकी और अनिका कुछ देर के लिए बस उस वक्त का इंतज़ार करने लगे कि कब उन्हें मौका मिले और वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन बांट सके। इस वक्त आसपास कई सारे लोग खड़े थे जो अनिका और पारसी बाबा को देख रहे थे। अनिका और विकी दोनों ही जानते थे कि इस वक्त सबके सामने वो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बात कर सकते थे। साथ ही साथ विकी ने यह भी देख लिया था कि अनिका के ठीक पीछे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा था। विकी नहीं चाहता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को कोई शक हो और फिर विकी ने जो प्लान बनाया था वो बर्बाद हो जाए। अनिका के पीछे खड़े चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अभी भी विकी पर किसी तरह का कोई शक नहीं हुआ था। वो चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसे विकी सच में कोई पारसी बाबा लग रहे थे जो कैफ़े में कॉफ़ी पीने आए थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छी तरह से जानता था कि जो आदमी अभी अभी अनिका के साथ कॉफ़ी टेबल पर बैठा था वो इंसान नहीं था जिसका इंतज़ार अनिका कर रही थी, बल्कि ये होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का कोई गेस्ट था जो एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा था। साथ ही साथ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यही सोच रहा था कि उस भड़के हुए गेस्ट को शांत करने के लिए अनिका ने बड़ी ही सफाई से उसे बहला फुसलाकर बनाया था। उसे पारसी बाबा पर किसी भी तरह का कोई शक नहीं था और इस वक्त एक पल के लिए वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये भी भूल गया था कि वो उस शख्स का इंतज़ार कर रहा था जो अनिका से मिलने वाला था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपने मन ही मन ये सोचकर अनिका पर गर्व महसूस कर रहा था कि यादाश्त खोने के बावजूद अनिका के अंदर की बिजनेस स्किल्स अभी भी बरकरार थी। गुलेरिया खानदान का खून और रोहित मारवा की पत्नी होने के नाते अनिका के अंदर बिजनेस स्किल्स कूट कूट कर भरी थी।
ये सोचते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फिर से कैफेटेरिया में अपनी नज़रें घुमाकर ये देखने लगा कि कहीं कोई ऐसा शख्स नज़र आए जो चोरी छुपे अनिका से मिलने आया था। जब अनिका ने देखा कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का ध्यान विकी और अनिका की बातों पर नहीं था, तो अनिका ने धीमी आवाज़ में बिना होठ हिलाए विकी से कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो तुम मुझे। विकी ने पारसी बाबा की ही स्टाइल में जवाब देते हुए कहा, पहले तो दीकरा मैं तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की तारीफ़ करना चाहता हूँ। आज ज़िंदगी में पहली बार मुझे किसी ने वेश बदलने के बावजूद पहचान लिया। मानना पड़ेगा याददाश्त चली गई मगर स्मार्टनेस कम नहीं हुई। अनिका इस वक्त चाहती थी कि विकी जल्द से जल्द मुद्दे पर आए और वो इन्फॉर्मेशन उसे पास करे जो बताने के लिए विकी ने उसे वहाँ बुलाया था। इसलिए विकी की तारीफ़ों पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए अनिका ने धीमी आवाज़ में कहा, जल्दी बताओ क्या कुसुम के केस के बारे में तुम कुछ पता चला। अपनी छड़ी ज़मीन पर पटकते हुए अपनी दाढ़ी पर एक हाथ घुमाते हुए विकी ने यहाँ वहाँ देखा और फिर जब उसे एहसास हो गया कि कोई उनकी बातें नहीं सुन रहा था तो बड़ी ही धीमी आवाज़ में विकी ने अनिका से कहा, पता चला भी है और नहीं भी, ये कह सकते हैं। अनिका विकी की बात सुनकर काफ़ी हैरान थी। विकी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए अनिका जी, अब तक मैं जितनी छानबीन कर चुका हूँ उसके बाद मैं इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि पुलिस ने इस केस की छानबीन की है वो पूरी नहीं है। मुझे भी ज़रूर ऐसा लग रहा है जैसे कि पुलिस इस केस के बारे में कुछ छुपाना चाहती है। कुसुम के बारे में जो बातें पता चली हैं मुझे नहीं लगता कि वो लड़की अपना पेट पालने के लिए अपना शरीर बेच सकती है। विकी की बातें सुनकर अनिका की भी उम्मीदें बढ़ रही थी। अनिका ने भी बिल्कुल यही सोचा था जो विकी इस वक्त सोच रहा था, मगर अनिका जानना चाहती थी कि आखिर कुसुम का केस रीओपन करने के लिए उन्हें अभी और क्या क्या करना होगा। मगर इससे पहले कि विकी अपनी बात आगे बढ़ाता, अनिका के टेबल पर जूनियर मैनेजर ने आकर 2 कॉफ़ी के मग रखे और झुककर बड़ी ही अदब से पारसी बाबा बने विकी से कहा, सर आप ये कॉफ़ी पीकर देखिए। होप यू आर सेटिस्फाइड बिकॉज कस्टमर सेटिस्फिकेशन इज़ आवर बेसिक मोटो। हमारी होटल ने ये शपथ ले रखी है कि यहाँ पर आए सभी गेस्ट यहाँ पर खुशी खुशी अपना वक्त बिताएं और यहाँ से जाते वक्त भी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर जाएं। हमारे लिए यही सबसे बड़ी फ़ीस है सर। उस जूनियर मैनेजर की बात सुनकर विकी ने जूनियर मैनेजर की ओर देखा और अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाते हुए कहा, नहीं दिख रहा, तुम लोगों को कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो तुम लोग रट्टा मार कर पढ़ लेते हो और फिर पूरी ज़िंदगी एक ही बात रिपीट करते रहते हो। उससे अच्छा कुछ नया सोचो, इनोवेशन करो, ऐसी बातें बोलो जो कस्टमर ने पहले कभी सुनी ना हो। विकी ने अपने सामने रखा कॉफ़ी मग उठाकर उसमें से घूंट लिया। जैसे ही विकी ने घूंट लिया, सारे के सारे होटल के स्टाफ मेंबर्स विकी के एक्सप्रेशंस की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि कैफेटेरिया में आसपास बैठे गेस्ट भी अब जानना चाहते थे कि आखिर पारसी बाबा ने जो चैलेंज अपनी और अनिका के बीच रखी थी, उस चैलेंज में उनकी जीत हुई थी या हार। आसपास खड़े लोग अब ये भी जानना चाहते थे कि पारसी बाबा का जूनागढ़ का 1 BHK का फ्लैट क्या अब से अनिका के नाम कहलाया जाएगा या अभी भी वो फ्लैट पारसी बाबा के नाम पर ही बना रहेगा। कैफेटेरिया में मौजूद देश विदेश से आए हुए गेस्ट के लिए अब स्क्रीन पर चल रहे इंटरटेनमेंट से भी ज़्यादा बड़ा इंटरटेनमेंट पारसी बाबा बने विकी के रूप में नज़र आ रहा था। सभी की निगाहें कॉफ़ी पी रहे विकी पर टिकी हुई थी। विकी अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी कंडीशन में वो आगे अनिका के साथ कुसुम के केस से रिलेटेड बातें नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि अनिका के कुछ दूरी पर खड़ा अनिका का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसे वैसे तो विकी पर किसी बात का कोई शक नहीं था, उसकी नज़रें भी पारसी बाबा बने विकी पर टिकी हुई थी। वो भी जानना चाहता था कि क्या उसकी मालकिन ने जूनागढ़ का 1 BHK का फ्लैट कमाया था या नहीं। गरम गरम कॉफ़ी की सिप लेने के बाद विकी ने वो कॉफ़ी का मग फिर से कॉफ़ी टेबल पर रखा और फिर कुछ देर अपनी ज़ुबान अपने होठों पर घुमाते हुए गहरी सोच में डूब गया। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर पारसी बाबा का क्या मानना था कॉफ़ी के बारे में। क्या उन्हें अपनी मरहूम पत्नी फिरदौस की याद आई थी या नहीं। फिर अचानक ही विकी ने अपनी आंखें खोली और जूनियर मैनेजर की ओर देखकर कहा, नहीं नहीं, तुम तो फेल हो गई दिकरा। तुम जो भी कॉलेज में पढ़ाई किया है, कॉफ़ी बनाने का वो कॉलेज से तुम्हारा फ़ीस रिफ़ंड मांगो। अरे ऐसी कॉफ़ी पी के फिरदौस क्या, मेरे को फिरदौस की नानी की भी याद नहीं आई। उसकी नानी भी कॉफ़ी बनाती थी, एक आंख पत्थर की थी मगर निशाना बहुत तेज़ था बुढ़िया का। आजकल का जनरेशन को तो 2-2 आंखें होने के बावजूद उनका लाइफ में कोई निशाना ही नहीं है। वैसे तो उस जूनियर मैनेजर के लिए पारसी बाबा बने विकी की बातें सुनना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर वो जानती थी कि कई बार ऐसा होता था कि होटल में कुछ इस तरह के गेस्ट आते थे जिनके स्वभाव को टैकल करना बेहद मुश्किल होता था। मगर होटल इंडस्ट्री में काम करते हुए लोगों को ऐसे कस्टमर्स के साथ किस तरह से पेश आना है, उस बात का खास ध्यान रखना होता था। मैनेजर जिस होटल मैनेजमेंट की कॉलेज में पढ़ी थी, वहाँ उसे भी यही सिखाया जाता था कि कस्टमर इज़ द किंग। इसलिए जब विकी ने ये बात कही कि इस बार भी कॉफ़ी अच्छी नहीं थी, तो अपना सर झुकाकर पारसी बाबा बने विकी से कहा, आई विल मेक स्ट्रॉन्गर कॉफ़ी फॉर यू।
इससे पहले कि वो जूनियर मैनेजर कॉफ़ी का मग कॉफ़ी टेबल से उठाकर वापस ले जाती, विकी ने इस बार अपनी आवाज़ और तेज़ करते हुए कहा, अरे स्ट्रोंगर स्ट्रोंगर क्या होता है, इतना फटाफट तुम कॉफ़ी लेकर आ जाती हो। उसी से इस बात का पता चलता है कि तुम लोग कॉफ़ी बनाने में ध्यान ही नहीं देते। अरे कॉफ़ी बनाना एक आर्ट होता है, कला होता है, और चुटकी बजाते ही कला का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। मेरे को मशीन में बना कॉफ़ी नहीं चाहिए, तुम अपना हाथ से कॉफ़ी बनाओ। और इस बार कॉफ़ी इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरे को फिरदौस का नानी का आँख नज़र आना चाहिए। वह जूनियर मैनेजर अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, मगर वो जानती थी कि ऑलरेडी इतना गुस्सा हुए पारसी बाबा के सामने अगर उसने अपनी हंसी दिखा दी तो हो सकता है कि पारसी बाबा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाए। इसलिए झुककर बड़े ही अदब से ट्रे में कॉफ़ी मग डालने के बाद जूनियर मैनेजर वहाँ से चली गई। विकी को कम से कम अब इस बात का यकीन हो गया था कि अगले कुछ मिनटों तक उसे और अनिका को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जूनियर मैनेजर के जाने के बाद पीछे खड़ा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी फिर से अपनी ड्यूटी पर लग गया और यहाँ वहाँ नज़रें घुमा के उस अनजान मगर जाने पहचाने चेहरे को ढूंढने की कोशिश करने लगा, जिसे ढूंढने के लिए रोहित ने उसे काम पर लगाया था। पहली बार चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सिक्योरिटी जॉब छोड़कर जासूसी का काम कर रहे थे, इसलिए नॉर्मल दिनों से वो कुछ ज़्यादा ही अलर्ट नज़र आ रहे थे। इस बार जब विकी ने देखा कि रास्ता साफ था और वो अनिका के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता था, तो विकी ने अपनी जेब से एक बड़ा सा टेबल फ़ोन निकालते हुए उसकी फ़ोन स्क्रीन पर अनिका को एक तस्वीर दिखाई। विकी ने टैबलेट को इस तरह से काफ़ी टेबल पर रखा था ताकि आसपास खड़े लोगों को ये देखकर इस बात का अंदाज़ा ना हो कि विकी अनिका को कोई तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा था। अनिका ने भी विकी का इशारा समझते हुए बड़ी उड़ती उड़ती नज़रों से विकी के टैबलेट स्क्रीन पर नज़र डाली। अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि विकी के टैबलेट स्क्रीन पर एक एटीएम बैंक नज़र आ रही थी। वहाँ पुलिस स्टेशन में खड़ा रोहित मारवा इस बात को सोच कर हैरान हो रहा था कि टेरेस पर होने वाली वारदात को किस तरह का मोड़ दिया जा रहा था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि रोहित ने दरअसल टेरेस की पाइप से टकराकर लड़खड़ा रहे सनी को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था, मगर वीडियोज़ में जिस एंगल से फुटेज नज़र आ रही थी वो देखकर कोई भी यही कहेगा कि रोहित ने जानबूझकर सनी को धक्का दिया था, जिसकी वजह से ही सनी टेरेस से उछलकर नीचे गिर पड़ा था। इस बात से रोहित अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी भी गज़ब की हो गई थी। एक मुश्किल जाती नहीं थी कि दूसरी आ जाती थी। पहले तो अनिका की याददाश्त जब से गई थी उसके बाद से रोहित एकदम अकेला हो गया था और कुछ वो अकेला ही हैंडल कर रहा था। ना तो अनिका से वो ठीक से बात कर पाता था और ना ही अपने मन की बात कह पाता था। इसके बाद जब से वो अनिका और बच्चों को लेकर मनाली आया था तब से और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई थी। जहाँ इतना सब कुछ हो रहा था वहीं सनी के साथ जो घटना हुई उसके बाद रोहित के सिर पर भारी मुश्किल आ गई थी। रोहित इस मुश्किल से निकल ही रहा था, इसी बीच उसे शर्मिला के बारे में पता चल गया था। अब रोहित ने मयूर गुलेरिया को शर्मिला के पीछे लगा दिया था ताकि वो शर्मिला का सच रोहित को बता सके। रोहित को ये पता चल गया था कि अनिका उससे कुछ छुपा रही थी। अनिका ने कोई ऐसा दोस्त बना लिया था जिसके बारे में वो रोहित को नहीं बताना चाहती थी। रोहित को जब से ये पता चला था उसके बाद से उसकी आंखों से नींद चैन सब उड़ गया था। हर वक्त रोहित यही सोचे जा रहा था कि आखिर अनिका का वो दोस्त कौन था जिससे अनिका मिलने वाली थी। हालांकि रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को जासूसी करने के लिए लगा रखा था। रोहित को अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर पूरा भरोसा था। वो इस बात से अभी निश्चिंत हो भी नहीं पाया था कि तभी उसे सनी के बारे में पता चला था। उसने उस फुटेज को देख लिया था जिसे देख लग रहा था कि रोहित ही सनी को टेरेस पर धक्का दे रहा है। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि वहाँ टेरेस पर सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरा था जिसके एंगल से ये वीडियो फुटेज शूट हुई थी। रोहित के पास अपनी बात साबित करने के लिए और कोई कैमरा एंगल नहीं था जहाँ की वीडियो फुटेज के द्वारा ये पता किया जा सके कि दरअसल रोहित ने अपने भाई को गिरने से बचाने की कोशिश की थी, ना कि उसे धक्का मारा था। हैरान परेशान रोहित ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखकर कहा, अरे ये सब झूठ है, मैंने ये सब नहीं किया, मैंने तो सनी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। जैसे ही रोहित ने अपनी ये बात रखी, इंस्पेक्टर ने अपनी आंखें बंद करके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए कहा, सर जी, मैं तो आपकी बात पूरी तरह से मानता हूँ और आपकी हर बात में यकीन रखता हूँ, मगर कमबख्त ये दुनिया वाले वो आपकी इतनी सीधी सादी बात नहीं समझ पाएंगे और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कैसे होते हैं। अदालत सबूत पर ही चलती है और अगर इस तरह का कोई सबूत अदालत में पेश किया गया तो फिर इस वक्त आप पर हाफ मर्डर का चार्ज तो कम से कम लगाया जा सकता है और ऊपर वाला ना करे अगर सनी साहब को कुछ हो गया तो फिर वही चार्ज मर्डर के चार्ज में बदल सकता है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल दांत
दिखाकर मुस्कुराने लगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल की ये बातें सुनकर रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, मैंने कुछ किया ही नहीं तो चार्ज की बातें कैसे कर रहे हो तुम? तुम्हें भी पता है कि सनी को मैं अपना सगा भाई मानता था। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वीडियो में जो भी दिख रहा है वो महज एक झूठ है और कुछ नहीं। रोहित की इस बात का सीधा सीधा जवाब देते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे सर, चार्ज तब लगेगा जब मैं आप पर कोई चार्ज लगने दूंगा। आपका नमक खाया है। मैंने कहा ना, आपसे वफादारी निभाता रहूँगा। वो क्या है ना सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि कानून का पालन मैं अपनी जान पर खेलकर भी करता हूँ। और कानून ये कहता है कि अगर किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाए कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा हो, तो सबसे पहले इस बात का पता लगाओ कि जिसे एक्सीडेंट समझा जा रहा है वो एक्सीडेंट ही है या उस एक्सीडेंट के पीछे किसी की चाल है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, और सनी साहब के साथ किसी भी तरह का अत्याचार ना हुआ हो, ये चेक करने के लिए मैं आपके होटल गया था। मगर सर, ईमान से कह रहा हूँ, मैं अपनी टीम में से किसी को लेकर नहीं गया था। सिविल ड्रेस में गया था, बहुत सीधी सादी इंक्वायरी की, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की और एक फ़ाइल में रखी, जो अनऑफिशियल फ़ाइल है। थोड़ी बहुत तहकीकात करने पर मुझे पता चला कि सनी साहब और आपके बीच में थोड़ी सी बहस हुई थी। ये बात सुनते ही रोहित चौंक कर इंस्पेक्टर गैरीवाल की ओर देखने लगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जैसे ही रोहित की आंखों में गर्मी देखी तो तुरंत ही अपनी बात पलटते हुए इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे सर, आप दो भाइयों के बीच में इतना गहरा रिश्ता हो, इतना प्यार हो तो थोड़ी बहुत नोक झोंक तो होती ही रहती है। और एक बड़ा भाई होने के नाते अगर आपने अपने छोटे भाई को थोड़ा बहुत डांट भी दिया तो इसमें क्या खराबी है? आखिर बड़े भाई का फ़र्ज़ है कि छोटे भाई को सच का रास्ता दिखाए। और ये बात तो दुनिया जानती है कि सनी साहब के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। मगर पूछताछ के दौरान मेरे हाथ में ये सीसीटीवी फुटेज लग गई और इस सीसीटीवी फुटेज में जो नज़र आ रहा है वो आपके दिल की असली फीलिंग नहीं है। मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ आप सनी साहब को कितना प्यार करते थे। और यहाँ देखिए, ये फुटेज को देखकर बड़ी ही आसानी से अदालत में साबित किया जा सकता है कि आप ही ने सनी साहब को कितना प्यार दिया है और किस तरह से उन्हें संभाला है। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर फिर से दांत दिखाकर मुस्कुराने लगा। इंस्पेक्टर की नज़रें रोहित पर ही थी। रोहित भी इंस्पेक्टर को ही देखे जा रहा था। इस वक्त वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। रोहित ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा पी कर रह गया। उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। रोहित भी अब तक ये समझ चुका था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल कटाक्ष में रोहित के साथ बातें कर रहे थे। दरअसल रोहित को बचाने की बात कर रहे इंस्पेक्टर गैरीवाल अंदर ही अंदर कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल करते हुए रोहित से ये कह रहे थे कि वो चाहे तो रोहित को सनी को टेरेस से धक्का मारने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और बड़ी आसानी से अदालत में ये साबित भी किया जा सकता है कि एक भाई ने अपने ही भाई को टेरेस से धक्का मार दिया। रोहित इस वक्त कुछ सोच नहीं पा रहा था। वो बस अपनी किस्मत पर हंस रहा था। रोहित को यही लग रहा था कि आजकल उसकी किस्मत बहुत ही ख़राब चल रही थी। वैसे तो रोहित मारवा किस्मत जैसी बातों पर यकीन नहीं रखता था, पर इस वक्त उसे अपनी किस्मत पर हंसी आ रही थी। तभी अपने दोनों हाथ मसलते हुए इंस्पेक्टर ने रोहित से कहा, दरअसल बात यह है ना सर कि मैंने अकेले ही इंक्वायरी नहीं की थी। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं ठहरा अनपढ़ गंवार आदमी। ये सीसीटीवी फुटेज को कैसे एक्सेस किया जाता है, ये सारी बातें मैं तो नहीं जानता। इसलिए मेरी टीम के एक आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने भी इस छानबीन में मेरा साथ दिया था। अब आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपका नमक खाया है। ऑलरेडी एक केस के लिए तो मैं आपसे पैसे मांग ही रहा हूँ। ये केस तो आप समझ लीजिए कि कोई केस ही नहीं है। मैं आपके भाई के प्रति सारी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझता हूँ, मगर वो क्या है ना, आईटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर ये सारी फीलिंग्स नहीं समझता। माँ बाप का इकलौता है ना, भाई भाई के बीच कितना प्यार होता है, ये सारी बातें वो नहीं समझता। मेरे 6 भाई थे और 3 बहनें थीं, इसलिए आपके दिल में आपके भाई के लिए जो फीलिंग्स हो रही होंगी वो फीलिंग्स मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। मगर वो आईटी डिपार्टमेंट वाला अधिकारी आपकी फीलिंग्स नहीं समझ पाएगा। अब इससे पहले कि वो अपना मुंह कहीं और जाकर खोल दे, हमें उसका मुंह बंद करना होगा। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर ने आगे कहा, साहब मगर आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जो 5 लाख भेजे थे उसमें से मैं 4 लाख उसके मुंह में दबा दूंगा। मगर वो क्या है ना, वो बहुत लालची आदमी है। मैंने कहा ना, आपसे इकलौता है ना, तो परिवार की फीलिंग्स नहीं समझता। कहता है कि इतने बड़े आदमी की इतनी बड़ी फ़ाइल मेरे हाथ में आ गई है तो मैं इस फ़ाइल को 4 लाख में बेच दूं। ऐसी फ़ाइल तो करोड़ों में बिकती है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि इतना लालची मत बन, तो फिर वो उल्टा मुझसे कहने लगा कि मैं अपने मालिक का वफ़ादार कुत्ता हूँ और वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, डायरेक्टली मालिक से बात करना चाहता है। मैंने उसे रोक लिया और साहब, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा वो आपसे कभी पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा।
ऐसा सबक सिखाऊंगा उसे कि वो याद रखेगा। इंस्पेक्टर अपनी ही दुनिया में मस्त होकर रोहित की तरह तरह की बातें सुना रहा था। तभी इंस्पेक्टर के मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश होने लगा, जिसमें लिखा था कि उसके बैंक अकाउंट में 50 लाख ट्रांसफ़र किए गए थे। इंस्पेक्टर ने जब 50 लाख की रकम देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो कुछ देर तक अपनी फ़ोन स्क्रीन पर बस देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मोबाइल फ़ोन में इस तरह का कोई मैसेज आया था। वो बार बार 5 के पीछे लगे जीरो को गिनता रहा। हर बार कोई ना कोई जीरो को गिनती में उसे गड़बड़ हो जाती, इसलिए लगातार वो 5 के पीछे लगे जीरो गिनता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि सचमुच उसके अकाउंट में 50 लाख डाले गए थे तो वो फटी हुई आंखों से पीछे मुड़कर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित ने इंस्पेक्टर से नज़रें चुराते हुए कहा, इस IT डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर से कह देना कि एक भाई अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसका कोई भाई ना हो, उसका कोई परिवार ना हो, मगर शायद ये पैसे उसे जानवर से इंसान बनाने के काम आ जाएं। आज अपने बैंक अकाउंट में इतनी मोटी रकम देखने के बाद इंस्पेक्टर रोहित के जूते खाने के लिए भी तैयार था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि वो इस मामले में पूरी तरह से बेकसूर था, मगर CCTV फुटेज में जो नज़र आ रहा था उसे वो झुठला नहीं सकता था। और वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त रोहित को ऐसे लालची इंस्पेक्टर के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, जिसने कानून की नौकरी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो अपने उद्देश्य को पैसे कमाने का सिर्फ ज़रिया बना सके। रोहित और रोहित का पूरा परिवार इस वक्त काफ़ी सारी मुश्किलों में घिरा हुआ था। ऐसे में रोहित अपने लिए एक और मुश्किलें बढ़ाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त रोहित के परिवार को रोहित की सख्त ज़रूरत थी। अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम से ज़्यादा रोहित को इस बात की फ़िक्र थी कि सनी का इलाज हो जाए और किसी तरह सनी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मगर ये सब कुछ करने के लिए भी रोहित का अपने परिवार के साथ रहना बेहद ज़रूरी था। इंस्पेक्टर को पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद रोहित पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ उतरने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने रोहित को पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, साहब, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सनी साहब जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप भी इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि सनी साहब को बेहतर से बेहतर इलाज मिले और सनी साहब जल्द से जल्द होश में आ जाएं और दुनिया के सामने ये बता दें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। रोहित इस बार भी अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि इंस्पेक्टर उससे क्या कहना चाहते थे। रोहित ने बिना पीछे मुड़े इंस्पेक्टर गैरीवाल की पूरी बात सुनी और अपनी आंखों पर अपने सनग्लासेस चढ़ाते हुए अपनी कार में बैठ गया। जैसे ही कार का दरवाज़ा बंद हुआ, रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन नंबर फ्लैश होने लगा। अपनी कार में बैठे रोहित ने जैसे ही अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का नंबर अपने मोबाइल पर फ्लैश होते हुए देखा, रोहित ने तुरंत कॉल कनेक्ट किया। इससे पहले कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ कह पाता, रोहित ने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा, क्या हुआ, कोई आया वहाँ पर? इतना कहने के बाद रोहित बेकरार होने लगा। वो जल्द से जल्द जानना चाहता था कि आखिर अनिका से कौन मिलने आने वाला था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के लिए रोहित के दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वो जानना चाहता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने आखिर अनिका के साथ किसको देखा था। तभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि मैडम यहाँ पर किसी से मिलने आई हैं। लगता है सर आपको कोई गलतफहमी हुई है। इतना कहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शांत हो गया और रोहित के कहने का इंतज़ार करने लगा। वो यही चाह रहा था कि रोहित उसकी बात मान ले और परेशान होना छोड़ दे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि रोहित कितना ज़्यादा परेशान हो गया था उस शख्स के बारे में जानने के लिए जो अनिका से मिलने आने वाला था। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित से अपनी बात कहने में काफ़ी हिचक महसूस कर रहा था, मगर एक वफ़ादार होने के नाते उसे जो सच लग रहा था वही वो अपने मालिक से कह रहा था। रोहित भी अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से इस तरह की बातें करते हुए काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, मगर अपने सिक्योरिटी ऑफिसर का जवाब सुनने के बाद रोहित को कहीं ना कहीं अपने लिए काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस होने लगा था। जाने अनजाने में आज रोहित ने अनिका पर जासूसी करवाई थी, जो बात रोहित को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मगर रोहित के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। रोहित ने खुद अपनी आंखों से देखा था जब अनिका के मोबाइल फ़ोन पर वो मैसेज फ्लैश हो रहा था जिसमें लिखा था सी यू टुमारो। वो मैसेज अभी भी अच्छी तरह से रोहित के दिमाग में छपा हुआ नज़र आ रहा था। फिर रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर अनिका किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी तो उस मैसेज का क्या मतलब था। मगर इस बार अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रोहित ने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो खुद अनिका से चलकर पूछेगा कि आखिर उसके मोबाइल फ़ोन पर इस तरह का मैसेज क्यों फ्लैश हो रहा था। रोहित के मन में जब ये बात आई तब रोहित अपने माथे से बह रहा ठंडा पसीना पोंछने लगा। रोहित ये सोच सोच कर अपने आप को ही कोसने लगा कि ख्याल उसके दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। पति पत्नी के बीच मजबूत रिश्तों की सबसे पहली नींव होती है उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन। अगर वो दोनों एक दूसरे से अपने मन में चल रही बातें साफ साफ कह दें तो फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस कभी खड़े ही नहीं हो सकते थे।
वैसे तो रोहित और अनिका दोनों ही मैच्योर थे, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे, मगर ज़िंदगी में शायद पहली बार रोहित के मन में इस तरह के ख्याल आए थे। रोहित के मन के विचारों को तो वो रोक नहीं सकता था, मगर रोहित को अपने विचारों पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित ने अपने ड्राइवर से कहा, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल ले चलो। रोहित की आवाज़ सुनते ही ड्राइवर पुलिस स्टेशन से गाड़ी निकालकर होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की ओर ले जाने लगा। वहाँ पारसी बाबा बने विकी ने जब देखा कि वो और अनिका अब लोगों के शक के दायरे से बिल्कुल दूर थे, तब अपने फ़ोन टैबलेट स्क्रीन पर टैप करते हुए विकी ने अनिका से कहा, ये वही एटीएम बैंक है जहाँ के सीसीटीवी कैमरा से हम ये पता लगा सकते हैं कि उस रात आखिर कुसुम के घर पर क्या हुआ था, कौन आया था, कौन गया था। देखो कुसुम के घर को। उसे देखकर मुझे भी कई बातें काफ़ी अजीब लगी। मैंने आसपास में पूछताछ की, तब मुझे पता चला कि कुसुम के घर के ठीक सामने रहने वाला एक लड़का कुसुम से बेहद प्यार करता था। उसने जब कुसुम के बारे में सब कुछ बताया, उसके मुताबिक अब कुसुम के चाल चलन के बारे में तो कोई शक नहीं किया जा सकता था। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर कुसुम का चाल चलन ठीक ना होता तो वो लड़का कभी कुसुम को इतना प्यार नहीं करता। और उस लड़के की आंखों में मैंने कुसुम के लिए सच्चा प्यार देखा है, और उस सच्चे प्यार को देखते हुए ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पुलिस ने कुसुम के बारे में जो रिपोर्ट बनाई है वो बिल्कुल गलत है। मगर हैरानी की बात यह है कि कुसुम के घर के आसपास कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नज़र नहीं आ रहा है जिसके सहारे से पता लगाया जा सके कि उस रात कुसुम के घर पर कौन आया था, कौन गया था। मगर हाँ, कुसुम के घर से कुछ ऊंचाई पर ये एटीएम बैंक का छोटा सा आउटलेट है जिसके कैमरे से हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या कुसुम के घर पर उस रात कोई आया था या वहाँ से निकला था। इतना कहने के बाद विकी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, भले ही एटीएम बैंक की आउटलेट कुसुम के घर से काफ़ी ऊंचाई पर है, मगर कम से कम उस फुटेज से हम ये तो साबित कर सकते हैं कोर्ट में कि पुलिस ने अधूरी छानबीन की है और उनके घर पर उस रात ज़रूर कोई ऐसी बात हुई थी जो पुलिस की रिपोर्ट में सामने नहीं आ रही है। अनिका विकी की बातें सुनकर हैरान रह गई। अनिका नहीं जानती थी कि कुसुम को इंसाफ दिलाने के लिए उसका अगला कदम क्या होना चाहिए। अनिका हैरानी से विकी की ओर देखने लगी। विकी ने भी इशारा करते हुए दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को संभालो, आसपास तुम्हारे कई लोग खड़े हैं। अगर उन्हें पता लग गया कि मैं कोई पारसी बाबा नहीं हूँ और जानबूझकर उन्हें सताने के लिए बार बार एक नाटक कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि उनकी कॉफ़ी ख़राब है, तो इतना याद रखना कि फिरदौस की नानी को तो मैं नहीं जानता, मगर मेरी आँख बिल्कुल फिरदौस की नानी की तरह हो जाएंगी, एक आँख पत्थर की और एक आँख असली। और ज़रा सोचो अनिका, अगर ये बात किसी तरह रोहित मारवा तक पहुंच गई तो मेरी क्या हालत होगी, ये सोच कर भी मुझे डर लग रहा है। जूनागढ़ में 1 BHK तो क्या, मैं दिल्ली की सड़कों पर भी कहीं नज़र नहीं आऊँगा। विकी का अंदाज़ा भले ही काफ़ी ज़्यादा मजाकिया था, मगर विकी जो भी बात कर रहा था उसमें सच्चाई थी। अनिका भी जानती थी कि किसी को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि विकी कोई पारसी बाबा नहीं, बल्कि पारसी बाबा के भेष में एक वकील था जो अनिका की मदद करने आया था और बहुत जल्द कुसुम का केस रीओपन करने में अनिका की मदद करने वाला था। अनिका भी किसी तरह से जानना चाहती थी कि आखिर उस रात कुसुम के घर पर क्या हुआ था, मगर अनिका नहीं जानती थी कि उस सीसीटीवी फुटेज को कैसे हासिल किया जाए। जूनियर मैनेजर इस वक्त कॉफ़ी बनाने में ज़्यादा वक्त लगा रही थी। वो किसी भी हालत में अपने कस्टमर को शांत करके उसका भरोसा जीतना चाहती थी। पारसी बाबा बने विकी ने जूनियर मैनेजर से कहा था कि अगर असली कॉफ़ी बनानी हो तो कॉफ़ी बनाने में वक्त देना चाहिए। चुटकी बजाते ही जो कॉफ़ी बनती है वो कॉफ़ी फिरदौस की याद दिलाने में काफ़ी नहीं होती। विकी और अनिका भी अच्छी तरह से जानते थे कि नए ज़माने की मैनेजमेंट स्टूडेंट जानबूझकर अपने कस्टमर के दिमाग से खेलने के लिए ज़्यादा वक्त लगा रही थी। वैसे अनिका और विकी को भी यही चाहिए था, एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इससे बेहतर मौका उन्हें और कोई नहीं दे सकता था। अनिका ने भी धीमी और दबी हुई आवाज़ में विकी से पूछा, मगर ये सीसीटीवी फुटेज हमें कैसे मिल सकती है? तभी विकी ने दबी हुई आवाज़ में अनिका की ओर देखकर कहा, देखिए अनिका जी, मैं आकाश का बहुत अच्छा दोस्त था, यूँ कह लीजिए। वैसे तो मैं आकाश के लिए काम करता था, गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सारे लीगल मैटर मैं ही संभालता था, मगर एक तरह से मेरे और आकाश के बीच कहीं ना कहीं एक दोस्ती का रिश्ता भी बन गया था। और उसी दोस्ती में बिताए हुए पल के दौरान मुझे पता चला कि आपने एक बार गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को एक खतरनाक साइबर अटैक से बचाया था। मैं आपके बारे में इतना तो ज़रूर जानता था कि आप इस दुनिया की बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं, मगर ये साइबर अटैक से कंपनी को बचाने वाली बात तो मेरे कुछ गले नहीं उतरी। तभी आकाश ने मुझे बताया कि किस तरह आपने सिर्फ 2 रात की पढ़ाई के बाद हैकिंग की दुनिया की सारी तकनीकी जानकारियाँ सीख ली थी और उसी के आधार पर आपने इतना बड़ा साइबर अटैक फेल किया था। विकी इसके बाद अपनी बात बढ़ाते हुए बोला, मैं ये बात सुनकर दंग रह गया।
मुझे यकीन नहीं हो रहा था आकाश की बातों पर, मगर जब आकाश ने मुझे सारे प्रूफ दिखाए तब मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस वक्त मैंने जस्ट लॉ की पढ़ाई पूरी की थी और मैंने नया नया अपने पापा के फर्म को ज्वाइन किया था। मगर पापा की फर्म को ज्वाइन करते ही आकाश के साथ मेरी दोस्ती हो गई। कॉलेज के दिनों में भी मैं और आकाश एक दूसरे को जानते थे। फिर आकाश बिजनेस की पढ़ाई करने निकल गया और मैं लॉ की पढ़ाई करने। हम दोनों अलग अलग हो गए, मगर कई सालों बाद जब हम वापस मिले तब हमें ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि इतने साल गुजर गए थे। हमने हमारी दोस्ती वहीं से शुरू की जहां हमने उस दोस्ती को छोड़ा था। मगर जब हम लोग दोबारा मिले तब वो दिन रात तुम्हारे बारे में बताया करता था। कभी कहता कि मेरी बहन ये है, कभी कहता कि मेरी बहन वो है, यहाँ तक कि वो आपको सुपर कंप्यूटर कहकर पुकारा करता था। सच कहूँ तो उन दिनों आकाश आपके बारे में जो बातें किया करता था वो बातें सुनकर ही मैं आपके प्यार में पड़ गया था। विकी ने जब ये बात कही तब अचानक ही अनिका की नज़रें विकी की नज़रों से टकराई। विकी ने तुरंत ही अपना हाथ हवा में लहराते हुए अनिका से कहा, आई एम सॉरी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मगर वो कभी कभी होता है ना कि आपका सबसे अच्छा दोस्त किसी के बारे में इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है तो आप उसे एक अलग ही नज़रिए से देखने लगते हैं और उस इंसान की एक अलग छवि आपके दिमाग में बना लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मगर फिर मुझे पता चला कि आप मिस्टर रोहित मारवा के साथ रिलेशनशिप में हैं और मेरे सपनों पर पानी फिर गया। मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई सरफिरा आशिक नहीं हूँ जो आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान लेकर लौटा हूँ। मैं तो बस यहाँ करण सर के कहने पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। अनिका विकी की बातों से काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गई थी, मगर अनिका का फोकस पूरी तरह से उस चीज़ पर था कि उसे किसी भी तरह से कुसुम का केस रीओपन करवाना था, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अनिका ने फिर से धीमी आवाज़ में अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करते हुए विकी से पूछा, तो अगला कदम क्या उठाना है? अनिका की बात सुन विकी ने फिर से अपने होश को संभालते हुए अनिका से कहा, अरे हाँ, मुद्दे की बात कहना तो मैं भूल ही गया। तो उन दिनों आकाश ने मुझे कहा था कि आपने सिर्फ 2 दिन की पढ़ाई करके गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी पर हुए खतरनाक साइबर अटैक को नाकाम किया था। तो क्या आज भी ये चीज़ मुमकिन है? अनिका ने जब विकी की ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो फटी हुई आंखों से विकी को देखती रही। विकी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा मतलब है, देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो चुकी हैं, मगर आप ही ज़रा सोचिए, याददाश्त खोने का ये मतलब तो नहीं कि इंसान के दिमाग की ताकत खत्म हो जाए। आपके दिमाग की ताकत अभी भी वही है। मैं देख चुका हूँ, मैं एक्सपीरियंस भी कर चुका हूँ। आप चाहें तो वापस वो सारे चमत्कार कर सकती हैं जो आप पहले किया करती थी। आपका भाई आकाश आपको सुपर कंप्यूटर कहकर बुलाता था। बेशक इस कंप्यूटर के रैम की मेमोरी उड़ गई है, मगर जो मेमोरी आपके अंदर छुपी हुई है वो तो नहीं मिट सकता। मेरा मतलब है, आपके दिमाग की ताकत कोई चाहकर भी नहीं मिटा सकता। मैं चाहता हूँ फिर से एक बार आप उसी मैजिक को दोहराएं और किसी तरह से वो वीडियो फुटेज हासिल करें जिसके ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि कुसुम के घर उस रात क्या हुआ था। विकी की बातें काफ़ी हैरान करने वाली थी। वो कभी मजाक कर रहा था तो कभी बिल्कुल सीरियस होकर अनिका को कुछ सजेशन दे रहा था। दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो गया था अनिका के लिए। मगर अनिका भी कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि कुसुम के साथ क्या हुआ था ये बात किसी तरह उसे भी पता चले और दुनिया के सामने भी कुसुम की मौत का राज आए। मगर अनिका नहीं जानती थी कि विकी जो कह रहा था वो करना पॉसिबल था भी या नहीं। अनिका के चेहरे पर हैरानी देखते हुए विकी ने फिर से दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहा, देखो अनिका जी, ये सारी की सारी वीडियोस फुटेज सिक्योरिटी सिस्टम के किसी न किसी सर्वर से कनेक्टेड होती हैं। आप किसी तरह उनके सिस्टम को हैक करके अगर वो वीडियो फुटेज हासिल कर सकें तो शायद हमें कोई सुराग मिले, किसी तरह का कोई सबूत मिल जाए या कोई ऐसी बात पता चले जिससे हम किसी तरह से यह साबित कर सकें कि पुलिस की छानबीन काफ़ी अधूरी थी। अनिका के कानों पर विकी की बातें तो पड़ रही थी, मगर अनिका की समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिएक्ट करे। अनिका ने कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद विकी से कहा, मगर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? विकी ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, आपने ये सब कुछ पहले किया है। विकी की अपनी बात आगे बढ़ाए इससे पहले अनिका ने उसकी बात काटते हुए कहा, मगर वो वक्त अलग था, आपका वक्त अलग है। मैं तो इस वक्त खुद का वजूद भी नहीं जानती, फिर मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? अनिका की बात पूरी होते ही विकी ने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ इससे पहले भी आपने जब गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री पर हुआ साइबर अटैक रोका था तब भी आप हैकिंग की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती थी। मगर कुछ ही घंटों की पढ़ाई के बाद आप उसी हैकिंग की दुनिया की सबसे पावरफुल हैकर बन गई। सिचुएशन तब भी वही थी,
आज भी वही है। तब भी आप हैकिंग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, आज भी कुछ नहीं जानती हैं। और रहा सवाल आपके दिमाग की ताकत का, तो दिमाग की ताकत तो आई एम श्योर आज भी वही होगी जो पहले थी। अनिका ने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में इस एंगल से सोचा ही नहीं था। विकी जो बात कह रहा था वो बात पूरी तरह से कन्विंसिंग थी, मगर कहीं ना कहीं अनिका के दिल में अभी भी काफ़ी घबराहट थी। अनिका ने पहले कई लोगों के मुंह से ये बात सुनी थी कि अनिका एक सुपर वुमन थी। मुश्किल से मुश्किल सर्जरी करना, पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर निकालना उसके लिए उसके दाएं हाथ का काम था। यहाँ तक कि रोहित ने अनिका से ये भी कहा था कि वो दुनिया की सबसे तेज़ और सबसे अच्छी कार ड्राइवर थी। मार्शल आर्ट में भी अनिका का कोई मुकाबला नहीं था। कभी कभी अनिका जब अपने बारे में ये सारी बातें सुनती थी तब उसे यकीन नहीं होता था कि लोग उसे सच भी कह रहे थे या यूं ही उसका मजाक उड़ाने के लिए सारी बातें कर रहे थे। मगर कहीं ना कहीं अनिका को अब धीरे धीरे इस बात पर यकीन होने लगा था कि ज़रूर याददाश्त खोने से पहले अनिका के पास इस तरह की कुछ ताकतें थी जिसकी वजह से लोग आज भी अनिका की काबिलियत के फ़ैन थे। और अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे एक दो आदमी झूठ बोले, मगर पूरी की पूरी दुनिया झूठ नहीं बोल सकती थी। खास करके अनिका के तीनों बच्चे, जिन पर अनिका को इस वक्त ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा भरोसा था। अनिका को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर विकी ने अनिका से कहा, देखिए, कहीं ना कहीं कुसुम के केस को रीओपन करने के लिए आप ही एक आखिरी उम्मीद है। अगर हम किसी प्रोफेशनल हैकर को हायर करते हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन खड़े हो सकते हैं। पैसों के साथ साथ हमें इस बात का भी रिस्क लेना होगा कि ये बात कहीं से लीक हो सकती है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप कुसुम के केस को रीओपन करने वाली बात अपने पति से छुपाना चाहती हैं। जैसे ही अनिका ने विकी के मुंह से ये बात सुनी, अनिका फटी हुई आंखों से विकी की ओर देखने लगी। पारसी बाबा के गेटअप में विकी के चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि विकी ने आखिर ये जान कैसे लिया था कि अनिका रोहित से कुसुम के केस को रीओपन करने वाली बात छुपाना चाहती थी। अनिका के चेहरे का सवाल पढ़ते हुए विकी ने ही जवाब देते हुए कहा, देखिए, वकील हूँ। कटघरे में जब भी कोई विटनेस आता है तो उसकी आंखें देखकर बता देता हूँ कि वो सच गवाही देने वाला है या झूठ। सबूतों से ज़्यादा मैं आंखों पर विश्वास करता हूँ। और आपके केस में तो ये बात बिल्कुल सिंपल है। अगर आप चाहती तो रोहित मारवा से कहकर अच्छे से अच्छा वकील कर सकती थी और कुसुम के केस को आसानी से रीओपन करा सकती थी, मगर आपने अपने पापा से कहकर मुझे यहाँ बुलवाया। इसका मतलब साफ है कि आप रोहित मारवा जी को पता नहीं लगने देना चाहती थी कि यहाँ आप कुसुम के केस को रीओपन करवाना चाहती हैं। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो विकी की इस बात का क्या जवाब दे। अनिका की ऑकवर्डनेस समझते हुए विकी ने अनिका से कहा, देखिए अनिका जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप अपने पति से ये बातें क्यों छुपाना चाहती हैं। आप मेरी क्लाइंट हैं और मैं आपका वकील। मैं अपने दायरे अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर हाँ, कुछ बातें ऐसी होंगी जो शायद आप मुझसे नहीं कहेंगी, मगर आपके न चाहते हुए भी वो सारी बातें मुझ तक पहुँच कर रहेंगी। इससे पहले कि विकी अनिका से कुछ बात करता, विकी के टेबल पर जूनियर मैनेजर ने एक कॉफ़ी का मग रखा और झुककर बड़ी ही अदब से कहा, सर, आप ये कॉफ़ी पीकर देखिए। आई एम श्योर आपको इस बार हमसे कोई कंप्लेंट नहीं होगी। जैसे ही विकी ने जूनियर मैनेजर की आवाज़ सुनी, विकी ने तुरंत अपना टोन बदल कर पारसी बाबा का कैरेक्टर पढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं तो इसके लिए ही इधर कब से बैठा है, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग जो बोलता है वो करता भी है। वहाँ अनिका सारे गहरी सोच में डूबी हुई थी, मगर विकी ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल लिए थे और पारसी बाबा का कैरेक्टर पकड़ते हुए विकी ने पहले तो कॉफ़ी मग से आ रही महक को महसूस किया और उसके बाद कॉफ़ी मग अपने हाथ में पकड़ते हुए कॉफ़ी की एक चुस्की ली। इस बार भी आसपास खड़े सभी लोग इस बात का इंतज़ार करने लगे कि इस बार पारसी बाबा का कॉफ़ी के लिए क्या कहना था। जब सभी लोगों का ध्यान पारसी बाबा के चेहरे के एक्सप्रेशन पर था, तभी विकी ने चुपके से अपनी कोट की जेब से एक चिट्ठी निकाल कर अनिका की गोद में रख दी। पीछे खड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर भी बड़े ही ध्यान से पारसी बाबा का रिएक्शन देखने में बिजी था, इसलिए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का भी ध्यान चेयर पर बैठे विकी के हाथों पर नहीं था। सबकी नज़रों से उस लेटर को बचाते हुए विकी ने वो लेटर अनिका की गोद में रख दिया। अनिका को जैसे ही गोद में लेटर नज़र आया, अनिका ने भी बड़ी सफाई से वो लेटर अपनी जेब में रख लिया। कॉफ़ी की चुस्की लेने के बाद अचानक ही विकी ने अपनी आंखें खोली और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, फिरदौस, 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 मेरी फिरदौस। पारसी बाबा बने विकी के मुंह से फिरदौस का नाम सुनकर सबके चेहरे पर राहत नज़र आने लगी। कैफेटेरिया के जूनियर मैनेजर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान नज़र आने लगी थी, जैसे कि वो कोई जंग जीत कर आई थी। विकी का काम भी पूरा हो गया था।
इसलिए अपनी जगह से खड़े होते हुए विकी ने फिर से अपनी वॉकिंग स्टिक जोर से ज़मीन पर पटकी और अपने सामने खड़ी लड़की से कहा, अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे दिख रहा, तुमने तो मेरे को फिरदौस की याद दिला दी। जब सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि पारसी बाबा अपनी मरी हुई बीवी की याद में इमोशनल हो जाएंगे, तब अचानक ही विकी ने अपना सुर बदलते हुए कहा, पूरी ज़िंदगी जिस औरत ने मेरे ऊपर इतना जुल्म किया, ज़िंदगी भर जिस औरत ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, उस औरत का याद दिला के तुम लोगों ने बहुत बुरा किया। जैसे ही विकी ने बात कही, आसपास खड़े लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। इस बार कोई अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। जिस पारसी बाबा ने पूरा कैफेटेरिया अपने सर पर उठा लिया था, ये कहते हुए कि वो ऐसी कॉफ़ी पीना चाहते हैं जो उसे अपनी बीवी की याद दिला दे, वहीं पारसी बाबा अपनी मरी हुई बीवी को कॉफ़ी पीकर याद कर रहे थे, तब अचानक ही उनकी बीवी ने जो जुल्म उनके ऊपर ढाए थे, उसे याद करके वो अपनी ही बीवी को कोसने लगे। विकी को देखकर ये कहा नहीं जा सकता था कि विकी किसी भी एंगल से कोई वकील था। अनिका भी विकी के इस टैलेंट को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। पूरे कैफेटेरिया में सिर्फ अनिका जानती थी कि पारसी बाबा के भेष में छुपा हुआ इंसान विकी था, जो एक बहुत ही मशहूर एडवोकेट था। विकी जिस तरह से बोलता था, जिस तरह से चलता था, ये देखकर ये कहना नामुमकिन था कि पारसी बाबा के भेष में चल रहा आदमी दरअसल एक यंग, डैशिंग एंड हैंडसम एडवोकेट था। विकी ने काफ़ी मग टेबल पर रखते हुए होटल के स्टाफ की ओर देखकर कहा, नहीं 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 नहीं, ये बहुत गलत किया तुम लोगों ने। मेरे को मेरा बीवी का याद दिला के, चलो मैं अपना जूनागढ़ का 1 BHK ये टेबल पे जो लड़की बैठी है ना, उसके नाम कर देता हूँ। क्या है ना कि एक बार अपन ने ज़बान दे दिया ना, तो वापस अपना ज़बान से कभी मुकरता नहीं है। इसलिए तो फिरदौस के साथ शादी 40 साल तक मैंने चलाया, क्योंकि शादी के वक्त मैंने सबको ज़बान दिया था कि मैं मरते दम तक उसका साथ निभाएगा। मगर साला तभी मेरे को पता नहीं था कि मरते मरते वो मेरा दम निकाल देगी। विकी की बातें सुनकर आसपास खड़े लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अब कोई अपनी हंसी छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि अनिका के पीछे खड़ा अनिका का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। उसका ध्यान पूरी तरह से अनिका से हट चुका था। पूरे कैफेटेरिया में एक तरह का एंटरटेनमेंट सेशन शुरू हो गया था, जैसे कि विकी सबके लिए एक प्राइवेट स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहा था। तभी विकी और अनिका के पास के टेबल पर बैठे एक गेस्ट ने अपनी जगह से उठते हुए विकी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल, अगर आपको अपनी बीवी से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने उनको डिवोर्स क्यों नहीं दिया? उस इंसान की बात का जवाब देते हुए तुरंत विकी ने उस इंसान की ओर मुड़ते हुए कहा, अरे सोच लिया था मैंने। शादी के बाद जब भी मेरे को पता चला ना कि फिरदौस मेरे को इतना डोमिनेट करने वाली है, तभी मैं उसके पापा के पास चला गया। फिरदौस के पापा का साड़ियों का बिजनेस था, वो दुकान में बैठे थे। मैं उनके पास गया और मैंने उनको बोला कि मेरे को तुम्हारी दिकरी बहुत टेंशन देती है, पूरा दिन चीख 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 करके मेरा दिमाग खा जाती है, तुम्हारे दिकरी वापस ले लो। मगर जैसे ही मैंने ये बात बोला, उसके पापा ने मेरे को दुकान पर लिखा हुआ बोर्ड दिखाया और कहा, ये देखो भाई, पहले से हर कस्टमर को हम ये बोर्ड दिखा देते हैं, एक बार बेचा हुआ माल वापस नहीं लिया जाता। बेवकूफ़ बनाया मेरे को फिरदौस के बाप ने। विकी जो पारसी बाबा बना हुआ था, उसकी ऐसी बातें सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। कुछ लोग तो अपना पेट पकड़ पकड़ कर अपने टेबल पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारकर हंस रहे थे। कैफेटेरिया में एक तरह का स्टैंड अप कॉमेडी शो शुरू हो गया था, जिसे क्राउड पूरी तरह से एंजॉय कर रहा था। ऐसे माहौल में रोहित की कार पैराडाइज इंटरनेशनल होटल के मेन गेट के अंदर दाखिल हुई। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल मनाली की सबसे खूबसूरत 5 स्टार होटल थी। वैसे तो बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत था, मगर अंदर रहने आए होटल मालिक का परिवार बिल्कुल परेशान था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की शूट में तीनों बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान लग रहे थे। उनके लिए तो ये किसी भूकंप से कम नहीं था। रिया अपने दोनों हाथ झटकते हुए पूरे कमरे में यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी। रिया की आंखों से आंसू तो नहीं निकल रहे थे, मगर रिया ज़ोर ज़ोर से अपने गले से तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर सिसकियाँ ले रही थी। रिया के दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन भी रिया के पीछे दौड़ दौड़ कर रिया को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो समझ गए थे कि रिया इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया को ये बताया कि वो अपने पिछले 2 दिनों की मेमोरी पूरी तरह से भूल गई थी, तो रिया के हाथ और पांव ठंडे हो गए थे। जब रिया को इस बात का प्रूफ मिला कि उसके दोनों भाई जो कह रहे थे वो सच था, तो रिया को ऐसा लगने लगा जैसे उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई थी। एक तरह से रिया के सर पर अचानक ही आसमान से बिजली गिरी थी। रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रिया के मुंह में एक साथ किसी ने 4-5 तीखी मिर्ची डाल दी थी।
और वो अपने दोनों हाथ झटक कर यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। रिया कभी अपने आप को आईने में देखती तो कभी ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लेती। कभी अपने दोनों भाइयों को गुस्से से देखती तो कभी अपने आप पर तरस खाने लगती। अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया की ऐसी हालत देखकर रिया को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर रिया इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। जब अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों की सांसें फूल गई तो दोनों कमरे का एक एक कोना पकड़कर दीवार से सरकते हुए नीचे बैठ गए, मगर रिया वो गाड़ी बन गई थी जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रही रिया को पकड़ना मुश्किल हो गया था। फिर अचानक जब रिया की सांसें फूलने लगी तो अलेक्जेंडर के सामने बैठकर जोर जोर की सांसें लेते हुए रिया ने अपने भाई से कहा, तुमने क्या किया है मेरे साथ? तुमने मुझे टैबलेट लेने से रोका क्यों नहीं? रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर हैरान होकर आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन खुद उस वक्त घर के कमरे के अंदर मौजूद नहीं था, मगर अलेक्जेंडर ने जब सब कुछ सच बताया, अलेक्जेंडर ने बड़ी बड़ी आंखों से रिया की ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना, मगर रिया सच तो ये है कि मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम ही ने जिद की थी कि तुम वो टैबलेट खाना चाहती हो। जब रिया को पूरी बात समझ नहीं आई, अचानक ही रिया की आंखें बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा कि कुछ ही देर में रिया बेहोश हो जाएगी। फिर अचानक ही रिया अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इस तरह अगर रोज़ मैं सुबह उठूँगी और रोज़ पिछला दिन भूल जाऊँगी तो मेरा क्या होगा? ज़रा सोचो, आज से 3 साल के बाद जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुँचूँगी तब भी मैं रोज़ सुबह अपने आप को 7th स्टैंडर्ड में ही समझूँगी। मेरे क्लास के सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, मगर मैं उसी स्टैंडर्ड पर अटकी रहूँगी, क्योंकि रोज़ मेरी मेमोरी उसी दिन से शुरू होगी जब मैं परसों के दिन जागी थी। ओह माय गॉड, इस तरह तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगेंगे। लोग स्कूल से निकलकर कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज से निकलकर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, मगर मैं वहीं की वहीं रह जाऊँगी। ओह माय गॉड, मैंने इस एंगल से तो कभी कुछ सोचा ही नहीं। मार्केट में नई नई गेम्स आएंगी, मगर मैं सिर्फ पुरानी गेम्स पर अटकी रहूँगी, क्योंकि नई गेम्स के मेरे दिमाग में कभी स्टोर ही नहीं होंगी। रिया की ऐसी बातें सुनकर दोनों भाइयों को भी काफ़ी डर लग रहा था। उन्हें अपनी बहन के लिए बहुत चिंता हो रही थी और रिया की बातों से उन्हें और ज़्यादा घबराहट हो रही थी। कहीं ना कहीं रिया जो भी कह रही थी वो सब कुछ सच था। अगर रिया की कहीं बात सच निकली तो फिर रिया की ज़िंदगी क्या हो जाएगी, ये सोच सोच कर दोनों भाइयों के हाथ पांव कांपने लगे थे। फिर रिया ने अचानक ही खड़े होते हुए अपने आप को आईने में देखा और कहा, और एक दिन मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मगर मैं कैसे बूढ़ी हुई ये मुझे पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी मैं अपने बूढ़े चेहरे को आईने में देखूंगी मुझे लगेगा कि मैं तो अभी 11-12 साल की बच्ची हूँ। फिर भी मेरा चेहरा इस तरह से कैसे हो गया? मेरे इस चेहरे को उस चेहरे में बदलते हुए मैं कभी नहीं देख पाऊँगी। ओह माय गॉड, ऐसा हुआ तो मैं पागल हो जाऊँगी। नहीं नहीं, नहीं जाऊँगी मैं तो पागल हो चुकी हूँ। ओह माय गॉड, तुम दोनों जो मेरे बारे में सोच रहे थे वो तो सचमुच हो गया। कॉन्ग्रेचुलेसन, मैं पागल हो गई। और मज़े की बात यह है कि अब मुझे दुनिया का कोई साइकेट्रिस्ट बचा नहीं सकता, क्योंकि मेरी बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। रिया की बातें अब बहुत ही ज़्यादा बेकाबू हो रही थी, मगर अब तो रिया से ज़्यादा डर अलेक्जेंडर और आर्यन को लगने लगा था, क्योंकि रिया कहीं ना कहीं जो कुछ भी कह रही थी वो सारी की सारी बातें सच होगी। अगर रिया रोज़ सुबह उठकर अपना पिछला दिन भुला देगी। रिया की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी और दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे रिया की इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड हो रही थी। रिया खुद भी चाहती थी कि वो अपने विचारों को कंट्रोल करे, मगर किसी तरह से रिया अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रोज़ अगर एक दिन की मेमोरी गायब हो जाए तो उसके साथ क्या हो सकता था, ये बातें सोच सोच कर रिया पागल हो रही थी। रिया के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त रिया के सर के बाल उससे लगे गहरे शौक की वजह से खड़े हो सकते थे। रिया को कभी अपनी हालत पर तरस आता था तो कभी वो अपनी ही हालत को सोच सोच कर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती। रिया के दोनों भाई अलेक्जेंडर और आर्यन को रिया की हालत देखकर अपने आप पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो दोनों ये सोच सोच कर अपने आप को कोस रहे थे कि काश अगर उन्होंने रिया को पहले ही समझाया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। दोनों भाइयों और उनकी बहन के बीच में जो कहासुनी हुई थी उसी की वजह से रिया ने दोनों भाइयों को चैलेंज दी थी और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए तीनों अकेले ही गुलेरिया हाउस में चले गए थे। अगर पहले ही दोनों भाइयों ने रिया की वो बात मान ली होती जहां उसने कहा था कि गुलेरिया हाउस की छत पर रिया ने हेलीकॉप्टर से अनिका जैसे दिखने वाली एक औरत को देखा था, तो शायद वो अपने डैड को मना सकते थे और सब लोग एक साथ पुराने गुलेरिया हाउस जा सकते थे। मगर अलेक्जेंडर और आर्यन को इस वक्त अगर किसी पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था
तो वो उस बूढ़े आदमी पर था जो अलेक्जेंडर को वहाँ पुरानी हवेली में मिला था। आर्यन ने तो उस बूढ़े आदमी का चेहरा भी नहीं देखा था और रिया उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से भुला चुकी थी। अब सिर्फ एक अलेक्जेंडर था जो उस बूढ़े आदमी को जानता था। रिया को शांत करने की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। तभी अचानक आर्यन ने रिया के दोनों गाल पकड़े और कहा, रिया शांत हो जाओ। देखो, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा शांत होना। जब रिया के दोनों भाइयों ने उसे अपने बाहों में जकड़ लिया तो धीरे धीरे रिया की सांसें नॉर्मल होने लगी। रिया भी अच्छी तरह से जानती थी कि पैनिक होने से उसकी दिमाग की स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ सकती थी, इसलिए गहरी सांसें लेते हुए अपने आप पर कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगी। जब दोनों भाइयों ने देखा कि रिया कुछ हद तक रिलैक्स हुई थी, तब अचानक ही आर्यन ने रिया से कहा, देखो रिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इट्स अ प्रॉमिस। मगर इस वक्त हमें बिल्कुल शांत दिमाग रखकर सोचना होगा कि हमें आगे क्या करना है। रिया भी जानती थी कि उसे अब कुछ देर शांत रहना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी कि उसके साथ क्या हो रहा था और इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता था। मगर फिर भी कहीं ना कहीं बार बार रिया के दिमाग में वो सारे थॉट आ रहे थे कि अगर उसकी ज़िंदगी रोज़ अपना पिछला दिन भुलाती रही तो वो रोज़ सुबह इसी झटके के साथ उठेगी और रोज़ उसके साथ यही होगा जो आज हो रहा है। ये सारी बातें सोच सोच कर रिया के होंठ कांपने लगे थे। मगर तभी फिर से अलेक्जेंडर ने रिया के सर पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जाओ रिया, बिल्कुल शांत हो जाओ। अब हम मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तभी अचानक रिया ने रोती हुई धीमी सी आवाज़ में कहा, जरा सोचो, बड़ी होकर अगर मेरी शादी हो गई तो रोज़ सुबह मैं अपने पति को पहचान नहीं पाऊंगी। दोनों भाई जान चुके थे कि अब रिया के थॉट को कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था। तभी आर्यन ने अचानक ही चुटकी बजाते हुए कहा, देखो, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि रोज़ सुबह जब रिया जागे तब उसे इस तरह का प्रेशर ना महसूस हो जैसा आज हो रहा है। अलेक्जेंडर भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर रोज़ सुबह उठकर रिया इसी तरह का प्रेशर महसूस करने लगेगी तो ये उसकी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था। आर्यन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए कुछ दिनों तक, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, हमें मम्मी डैडी को पता नहीं लगने देना है कि रिया के साथ क्या हो रहा है। रिया भी आर्यन की बात सुनकर गहरी सोच में डूब गई। रिया ने आर्यन से पूछा, मगर रोज़ सुबह अगर मेरे साथ ये हुआ तो पक्का है कि मुझे इतनी सी उम्र में अटैक आ जाएगा? रिया के मुंह पर हाथ रखते हुए अलेक्जेंडर ने कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और तुम ऐसी वैसी बातें मत किया करो। तभी अचानक रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। इस बार रिया ने चुटकी बजाते हुए कहा, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अभी तुम दोनों मेरा एक वीडियो बना लो जिसमें मैं अपने आप से बात करूँगी। रोज़ सुबह उठते ही तुम दोनों वो वीडियो मुझे सुना देना जिसमें मैं अपने आप से ये बात समझाऊंगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। दोनों भाइयों को रिया का ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा। जब रिया ने ये आइडिया दिया तब अचानक ही अलेक्जेंडर और आर्यन वीडियो की तैयारी करने लगे। वीडियो में क्या कहना है, क्या एक्सप्लेन करना है, ये सारी बातें तीनों मिलकर डिसाइड करने लगे। जब सारी बातें तय हो गई तब अलेक्जेंडर ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसका कैमरा ऑन करते हुए रिया से कहा, एक्शन। रिया और आर्यन ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि उन्हें किस तरह से रोज़ सुबह उठ रही रिया को ये समझाना है कि हर चीज़ नॉर्मल है, सिवाय एक के कि हर दिन उसकी याददाश्त इरेज हो जाती है और बिना झटका लगे। ये बात रिया कैसे समझे? ये सारी की सारी प्लानिंग तीनों भाई बहन ने मिलकर कर रखी थी। जैसे ही अलेक्जेंडर ने एक्शन कहा, रिया ने मुस्कुराते हुए कैमरे में देखकर हाय कहा और इसके बाद अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए रिया ने कैमरे में देखकर कहा, देखो रिया, सबसे पहले तो घबराना मत। अब मैं तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ वो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी से रिलेटेड है। तुम्हें ये वीडियो देखकर सबसे पहले तो बिल्कुल शांत रहना है और पैनिक नहीं होना है। रूल नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे भाई जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर तुम्हें भरोसा करना है। और तीसरी और आखिरी बात, तुम रोज़ सुबह जब जागोगी, जब तुम्हारे दिमाग से पिछले दिन की मेमोरी इरेज हो चुकी होगी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के प्रेसिडेंशियल सूट में बच्चे अपनी अलग ही जंग लड़ रहे थे। उनको इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके मॉम डैड इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। इसी बीच बच्चों के ऊपर भी एक नई मुसीबत आ गई थी। बच्चों ने कभी सोचा नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बच्चों को अब यही लग रहा था कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय गुलेरिया हाउस दोबारा जाने के। पर बच्चे ये भी जानते थे कि अगर इस बार रोहित को या उसके गार्ड्स को गलती से भी पता चल जाए कि बच्चे दोबारा से गुलेरिया हाउस गए हैं, तब उनकी खैर नहीं। अलेक्जेंडर और आर्यन ये जानते थे कि रोहित उन दोनों को ही दोष देने वाला था, क्योंकि रोहित कभी भी अपनी बेटी रिया को कुछ नहीं कहता था।
हर बार वो सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही सुनाया करता था। इस बार भी गुलेरिया हाउस जाने का प्लान रिया का था, पर रोहित से डांट अलेक्जेंडर और आर्यन को पड़ी थी। रिया बच निकली थी, पर अब उसके साथ नई मुश्किल ये हो गई थी कि रिया पिछले दिनों की याद भूलती जा रही थी। ऐसा 2 दिन तक चला था, पर अब रिया की इस हालत से दोनों भाइयों की टेंशन काफ़ी बढ़ने लगी थी। दोनों को अब यही लगने लगा था कि उन्हें कुछ न कुछ करना ही होगा। वहीं उधर दूसरी तरफ तभी रोहित अपनी कार से उतरकर होटल के मेन एंट्रेंस से अंदर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद थे। रोहित भी ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका और कितनी देर अपने अनजान दोस्त से मिलने के लिए वेट करने वाली थी। रोहित लॉबी से होते हुए जब सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही रोहित ने देखा कि कैफेटेरिया से काफ़ी ज़्यादा हंसने की और तालियां बजाने की आवाज़ें आ रही थी। रोहित ने जब हंसने और तालियां बजाने की आवाज़ सुनी तो वो हैरान हो गया। वो वही सोचने लगा कि आखिर कैफेटेरिया में क्या हो रहा है। रोहित के मन में इस वक्त कई सारी बातें चल रही थी। रोहित धीरे से कैफेटेरिया के कांच के दरवाजे से अंदर झांक कर देखने लगा। रोहित अभी देख ही रहा था कि इतने में उसने देखा कैफेटेरिया के अंदर काफ़ी शोर और हल्ला हो रहा था। कोई ज़ोर ज़ोर से हंस के तालियां बजा रहा था तो कोई टेबल पर अपने हाथ पटक रहा था। यहाँ तक कि रोहित ये देखकर शौक हो गया कि रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देखकर रोहित को बड़ी हैरानी हुई। वो समझ नहीं पाया कि आखिर अंदर चल क्या रहा है और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय इस तरह से क्यों हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी रोहित ने देखा कि होटल के स्टाफ से लेकर आसपास बैठे सभी लोग अपनी ही मस्ती में मस्त थे। मगर जब रोहित ने देखा कि कॉफ़ी टेबल पर बैठी अनिका गहरी सोच में डूबी काफ़ी परेशान लग रही थी तो रोहित की नज़रें अनिका पर जम गई। वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अनिका को देखने लगा। अनिका काफ़ी गंभीर लग रही थी। उसे देख कोई भी कह सकता था कि अनिका किसी गहरे ख्याल में डूबी हुई है, पर रोहित को जानना था कि आखिर अनिका ऐसा क्या सोच रही थी, क्योंकि कैफ़े में जहाँ एक और ढेर सारी मस्ती चल रही थी, सारे लोग हंसकर खिलखिला रहे थे, वहीं अनिका एकदम खामोश होकर बैठी थी, जिसके चेहरे पर एक अलग ही भाव नजर आ रहा था। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि कैफ़े के अंदर लोग आखिर किस बात पर इतना हंस रहे थे और आसपास मौजूद सभी लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे तो अनिका इतनी शांत और टेंस्ड क्यों नज़र आ रही थी। अनिका का ध्यान रोहित पर नहीं था। अनिका अपनी गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की नज़र दरवाजे के पास खड़े रोहित पर पड़ी। रोहित पर नज़र पड़ते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की हंसी पूरी तरह से गायब हो गई। उसका चेहरा हैरानी के भाव से भर गया। रोहित को दरवाजे के पास खड़ा देख चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अचानक अपनी ड्यूटी का एहसास हुआ और पहले उसने अपने पास बैठी अनिका की ओर देखा। रोहित को कांच के दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तेजी से दरवाजे के पास गया। दरवाजे से बाहर निकलकर वो रोहित के पास आकर कहने लगा, सर आप आ गए। रोहित ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को दरवाजे से कुछ दूर आने का इशारा किया ताकि अनिका रोहित को और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को बातें करते हुए ना देख सके। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित के पास आया तो रोहित ने उससे पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। रोहित की बात सुनकर फिर से चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के चेहरे पर हंसी आ गई। फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर यहाँ पर बात ही कुछ ऐसी हो गई है। वैसे मुबारक हो सर आपको, मैडम को जूनागढ़ में 1 BHK का अपार्टमेंट मिला है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। रोहित अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर काफ़ी हैरान रह गया। रोहित ने कभी अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रोहित के साथ इतना फ्री होकर मजाक करते हुए नहीं देखा था। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को अपनी गलती रियलाइज़ हुई तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदलते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर अभी अभी यहाँ पर एक पारसी अंकल आए थे, उन्होंने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि पूछिए ही मत। मैडम ने बड़े ही सफाई से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, मगर वो तो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। किसी तरह मैडम की बात सुनकर कुछ देर बाद वो शांत हुए, मगर फिर अचानक ही कॉफ़ी पीने के बाद ऐसी ऐसी बातें करने लगे जिन्हें सुनकर सबको हंसाते हंसते पेट फूट गया। सबके पेट में दर्द महसूस होने लगा। इतना कहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर वैसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी इस तरह का एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया है। रोहित चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बातों से काफ़ी ज़्यादा हैरान था। रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से पूछा, अनिका को कोई यहाँ मिलने आया था। रोहित की बात सुनते ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं सर, मुझे नहीं लगता मैडम यहाँ पर किसी से मिलने आई थी।
मुझे लगता है कि मैडम को अकेले घर पर बैठकर कॉफ़ी पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए शायद यहाँ पर लोगों के बीच आती हैं ताकि उन्हें किसी तरह का कोई चेंज मिल सके। रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रोहित से उम्र में काफ़ी बड़ा था, इसलिए बड़े ही मैच्योर तरीके से रोहित को समझाते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर वैसे तो मैं आपका नौकर हूँ, मुझे आपके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मगर ज़िंदगी का तजुर्बा मुझे आपसे कुछ ज़्यादा है, इस नाते से कह रहा हूँ सर। हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उन दोनों को एक दूसरे के प्रति छोटे मोटे शक हो ही जाते हैं, मगर शादीशुदा ज़िंदगी को संवार कर रखने का सिर्फ एक ही नियम है, एक दूसरे पर भरोसा। जैसे ही चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से ये बात कही, रोहित तेज नज़रों से उसकी ओर देखने लगा। रोहित की नज़रें देखकर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर समझ चुका था कि उसने अपनी लाइन क्रॉस कर दी थी, इसलिए अपनी बात बदलते हुए, माफ़ कीजिएगा सर, आपसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए ये बात कहने की हिम्मत कर बैठा। रोहित ने अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, वैसे वो कहाँ है? जैसे ही रोहित ने यह सवाल पूछा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने अचानक ही मुड़कर पीछे देखा और कांच के दरवाजे से कैफेटेरिया के हर कोने में देखने की कोशिश की कि कहाँ पारसी बाबा नज़र आ रहे थे, मगर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर यह देखकर हैरान हो गया कि पारसी बाबा कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ देर तक मन ही मन सोचता रहा। जब रोहित ने उसे दोबारा पूछा, कहाँ है वो, तब अचानक ही अपना सिर खुजाते हुए उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, अरे अभी अभी तो यहीं थे। फिर अचानक ही उनके दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी और वो रोहित के सामने मुस्कुराकर देखने कहने लगे, अरे सर मैं समझ गया, वह बाबा अपनी मैडम से शर्त लगाकर बैठे थे कि अगर हमारी होटल की बनाई हुई कॉफ़ी ने उन्हें उनकी मरहूम बीवी फिरदौस की याद दिला दी तो अपना जूनागढ़ का 1 BHK मैडम के नाम कर देंगे। मेरे ख्याल से जब उन्होंने सबके सामने ये कबूल किया है कि यहाँ की कॉफ़ी पीकर उन्हें अपनी मरहूम बीवी की याद आई, उसके बाद उन्हें इस बात का डर लगने लगा कि कहीं सचमुच हम उनके जूनागढ़ वाले फ्लैट को छीन न लें, अपना घर बार बेचना पड़ जाए, इसलिए वो शायद डर कर यहाँ से भाग गए, इससे पहले कि हम ज़बरदस्ती उनसे पेपर पर सिग्नेचर ले लें। रोहित ने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अपने कदम कैफेटेरिया के मेन दरवाजे की ओर आगे बढ़ाने लगा, मगर जैसे ही रोहित कांच के दरवाजे के पास पहुंचा और रोहित ने देखा कि अनिका कांच के दरवाजे से बाहर निकल रही थी। रोहित को वहां देखकर अनिका चौंक गई, मगर अनिका को भी अचानक दरवाजे से बाहर निकलता हुआ देखकर रोहित के चेहरे पर भी सरप्राइज नजर आ रहा था। रोहित ने यह एक्सपेक्ट किया था कि अनिका अभी भी कैफेटेरिया के अंदर बैठकर उस इंसान का इंतजार करेगी जिसने अनिका को मैसेज किया था कि वो उससे मिलने आ रहा था या आ रही थी। अचानक अनिका को अपने सामने देखकर रोहित ने कहा, तुम यहाँ कैफेटेरिया में? वैसे तो रोहित ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका कैफेटेरिया में थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पहले ही रोहित को ये बात बता दी थी, मगर रोहित ये बात अनिका को जाहिर नहीं होने देना चाहता था कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे पहले ही खबर पहुंचा दी थी कि अनिका कैफेटेरिया में आई थी। अनिका ने भी अपनी नज़रें झुकाकर रोहित से कहा, हाँ वो मैं कुछ देर अकेले गुजारना चाहती थी इसलिए यहाँ चली आई। अनिका के चेहरे पर भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी नज़र आ रही थी। रोहित को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब कैफेटेरिया में सभी लोग इतना हंस रहे थे और उस पारसी बाबा के पूरे इंसिडेंट्स को लेकर इतना शोरगुल मचा रहे थे, फिर अनिका के चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों नज़र आ रही थी। अनिका की झुकी हुई नज़रें देखकर रोहित ने अनिका से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, उस पारसी बाबा की बातों पर हंसी नहीं आ रही थी? जब अनिका ने रोहित के मुंह से पारसी बाबा की बात सुनी तो अचानक ही वो चौंक कर रोहित को देखने लगी। रोहित बड़ी ही बारीकी से अनिका के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था, मगर जैसे ही अनिका ने देखा कि रोहित घूर घूर कर उसकी तरफ देख रहा था तो अनिका ने भी अपनी नज़रें चुराते हुए रोहित से कहा, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी थे, लोगों को उनकी बातें सुनकर काफ़ी इंटरटेनमेंट मिल रहा था। ये कहते हुए अनिका लॉबी से होते हुए एलिवेटर की तरफ जाने लगी। रोहित भी अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर अनिका के पीछे पीछे चलने लगा। अनिका के कदमों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो रोहित से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी। रोहित अनिका की हर हरकत बारीकी से नोटिस कर रहा था। प्रेसिडेंशियल शूट के लिए बनाई गई स्पेशल लिफ्ट के पास पहुंचकर अनिका और रोहित लिफ्ट के 2nd फ्लोर पर आने का इंतजार करने लगे। अनिका के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। लिफ्ट का इंतजार कर रहे रोहित ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या हुआ अनिका, तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनिका ने इस बात पर अपने चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला अनिका तेज़ी से लिफ्ट के अंदर चली गई। रोहित भी धीरे से अनिका के पीछे पीछे लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया।
चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने दूसरी लिफ्ट का इस्तेमाल करना ही बेहतर समझा। लिफ्ट का दरवाज़ा जब बंद हुआ तब रोहित लिफ्ट की रेलिंग पकड़कर कुछ देर के लिए अनिका को देखता रहा। रोहित अब ये जान चुका था कि अनिका जानबूझकर उससे नज़रें चुरा रही थी। कोई ऐसी बात थी जो अनिका अपने दिल में दबाकर बैठी थी, मगर वो रोहित से कहना नहीं चाहती थी। जब लिफ्ट टॉप फ्लोर पर पहुंची तब दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले अनिका लिफ्ट से बाहर निकली। रोहित अब तक जान चुका था कि अनिका मन ही मन किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। रोहित चाहता था कि अनिका उसके साथ अपने मन में चल रही सारी बातें शेयर करे, मगर रोहित उस वक्त का इंतज़ार करना चाहता था जब अनिका सामने से आकर खुद रोहित को बताए कि उसे क्या परेशानी हो रही थी। बच्चे अपने बेडरूम में अभी भी काफ़ी घबराए हुए नजर आ रहे थे, पर रिया अपना वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक कोने में बैठी अपने आने वाले भविष्य की चिंता में खोई हुई थी। वहीं अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही बड़े ही ध्यान से रिकॉर्ड किए हुए वीडियो स्टोर कर रहे थे। मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो अलेक्जेंडर लैपटॉप में स्टोर कर रहा था। वो इस वीडियो को कुछ नहीं होने देना चाहता था और ना ही अलेक्जेंडर चाहता था कि वो वीडियो गलती से भी डिलीट हो जाए। आर्यन अलेक्जेंडर को ये सब करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर से कहा, मुझे लगता है इसकी 3-4 कॉपी अलग अलग वीडियोस में स्टोर कर देनी चाहिए। अगर कहीं एक कॉपी ख़राब हो गई, करप्ट हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई तो हमें परेशानी हो जाएगी और हम इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आर्यन की बात सुनते ही रिया के चेहरे की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। अपने भाई की बात सुनने के बाद रिया ने अटकती हुई और घबराई हुई आवाज़ में अलेक्जेंडर और आर्यन से पूछा, तुम लोग ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम जानते हो कि मेरी याददाश्त वापस नहीं नॉर्मल होने वाली है, इसलिए इतनी सारी कॉपी स्टोर करने की बात कर रहे हो तुम लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा मेरा। ये मैं सोच सोच कर अभी से मेरा दिमाग घूम रहा है। रिया का डर वापस बढ़ता जा रहा था। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि वो रिया की बढ़ती हुई घबराहट को कैसे रोके। वो नहीं चाहता था कि रिया किसी भी तरह की चिंता करे या अपने मन पर प्रेशर डाले, पर रिया ना चाहते हुए भी टेंशन कर रही थी। आर्यन ने जो बात अलेक्जेंडर को कही थी उसकी वजह से रिया की घबराहट बढ़ने लगी थी, इसलिए अलेक्जेंडर ने आर्यन की ओर देखकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए रिया से कहा, अरे नहीं रिया, अरे ये तो सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि कल जब तुम्हें नॉर्मल हो जाओ उसके बाद तुम ये सब कुछ भूल जाओगी कि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तब हमें ये वीडियो देखकर बड़ा मज़ा आएगा कि एक बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था। तुम तो जानती हो ना, तुम्हें सताने के लिए आर्यन कुछ भी कर सकता है। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर चुप हो गया और आर्यन की ओर देखने लगा। आर्यन भी हैरान होकर अपने भाई अलेक्जेंडर को देखता रहा। आर्यन की ऐसी ना तो आदत थी और ना ही आर्यन ने इससे पहले कभी किसी को भी सताने के लिए ऐसी कोई शरारत की थी, मगर आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर भी रिया का दिल रखने के लिए ही इस तरह की बातें कर रहा था, इसलिए आर्यन को इस वक्त अलेक्जेंडर की इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। कहीं ना कहीं आर्यन भी चाहता था कि रिया शांत हो जाए और वो परेशान होना बंद कर दे, और रिया को शांत करने के लिए आर्यन अपने ऊपर हर तरह का इल्ज़ाम सह सकता था। दोनों भाई चाहते थे कि किसी तरह उनकी बहन के मन में चल रही घबराहट कम हो। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही रिया का वीडियो स्टोर करने में बिजी थे। दोनों इस वक्त किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तभी अचानक ही कमरे के कोने में बैठी रिया फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सिसकियां लेने लगी। दोनों भाई दौड़कर रिया के पास गए। रिया को इस तरह से रोता हुआ देख दोनों भाई हैरान हो गए। वहीं रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए दोनों भाइयों से कहने लगी, एक बात पर तो हम सबका ध्यान ही नहीं गया, हम सब बहुत बुरे फंस जाएंगे। आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों इस बात को लेकर हैरान थे कि अब रिया को क्या सूझा था। अब कौन सी फ्यूचर में होने वाली परेशानी के बारे में रिया ने सोचा था, ये अब दोनों भाई भी जानना चाहते थे। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित रोते हुए और सिसकियां लेते हुए आवाज़ में कहा, ज़रा सोचो, कुछ महीनों और कुछ सालों के बाद तुम दोनों की शक्ल बदल जाएगी। तब मैं जब सुबह उठूँगी तब क्या करेंगे हम? तुम दोनों की शक्ल बदल जाएगी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊँगी। फिर तो ये वीडियो भी किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने भाइयों पर भरोसा करूँगी किसी भी बात के लिए, मगर उस वक्त मेरे सामने जो शक्लें होंगी वो मेरे भाई नहीं होंगे, मैं उन्हें पहचानती नहीं होंगी। ज़रा सोचो उस वक्त मेरा क्या होगा। रिया के दिमाग के विचार अब पूरी तरह से बेलगाम हो चुके थे और दोनों भाई भी नहीं जानते थे कि वो रिया के विचार को किस तरह से कंट्रोल करें। तभी अलेक्जेंडर ने सिचुएशन को पूरी तरह से अपने हाथ में लेते हुए रिया के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रिया तुम एकदम शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा ये बड़ा भाई सब कुछ ठीक कर देगा। अलेक्जेंडर ने जब ये बात कही तब आर्यन भी अलेक्जेंडर की ओर अपनी आंखें बड़ी करके देखने लगा।
तभी अचानक अपनी कही हुई बात को रियलाइज़ करते हुए अलेक्जेंडर ने अपनी बात बदली और रिया से कहा, मेरा मतलब है तुम्हारे दोनों भाई हैं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक कर देंगे हम दोनों। तभी रिया ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से अलेक्जेंडर की ओर देख कर कहा, मगर कैसे कैसे करोगे तुम ये? क्या तुम इस तरह की बीमारी का इलाज करना जानते हो? रिया ये सब कह ही रही थी कि फिर अचानक रिया के मन में एक और ख्याल आया और रिया की आंखों में चमक आ गई। रिया ने फिर से चुटकी बजाते हुए अपने दोनों भाइयों से कहा, एक काम हो सकता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मम्मा तो सुपर जीनियस है, इस तरह के पेशेंट्स का इलाज आसानी से वो कर सकती हैं। रिया की बात सुनने के बाद आर्यन ने रिया की ओर देखकर बड़े ही प्यार से कहा, रिया ज़रा सोचो मम्मा की कंडीशन इस वक्त क्या है। अगर मम्मा की कंडीशन नॉर्मल होती तो सबसे पहले खुद का ही इलाज करती और फिर इस तरह की कोई नौबत ही ना आती। मम्मा पहले ही ठीक हो जाती। मम्मा और डैड पहले की तरह बिजी हो जाते। ना वो हमें वैकेशन पर लेकर आते और ना ही हम गुलेरिया हाउस जाते और ना ही वहाँ वो बूढ़े आदमी तुम्हें मिलता और ना ही तुम टैबलेट खाती। जब रिया ने आर्यन की इस बात को रियलाइज़ किया तब रिया ने भी अपनी आंखें बड़ी करते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। दोनों भाई रिया का एक्शन देखकर ये समझ गए थे कि रिया को अपने फ्यूचर से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी होते हुए नज़र आ रही थी। रिया के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर उसकी ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती रही कि रोज़ सुबह जब वो उठे तब वो अपने पिछले दिन की याददाश्त भूल चुकी हो तो उसके साथ क्या होगा। रिया के साथ साथ अलेक्जेंडर और आर्यन को भी बौखलाहट हो रही थी। उन्हें ना सिर्फ अपनी बहन के फ्यूचर को लेकर चिंता थी मगर उनको इस बात की भी चिंता थी कि अगर रोहित को पता चल गया कि रिया के साथ क्या हुआ था तो रोहित उन दोनों भाइयों के साथ क्या करेगा। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन को अपने कानों पर लिविंग रूम में होने वाली आवाज़ सुनाई दी। अलेक्जेंडर और आर्यन ये सोचकर घबरा गए कि रोहित और अनिका वापस आ चुके थे और रिया की इस तरह की कंडीशन उन दोनों के सामने कैसे छुपाई जाए, ये बात अंदर ही अंदर तीनों बच्चों को खाए जा रही थी। आर्यन दौड़कर बच्चों के बेडरूम के दरवाजे के पास गया और अपने कान बेडरूम के दरवाजे से लगाकर बाहर से आने वाली आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी आर्यन के कानों पर रोहित की आवाज़ पड़ी। रोहित ने अनिका से कहा, अनिका ज़रा बच्चों के बेडरूम में जाकर देखो वो अब तक जागे क्यों नहीं, नाश्ता वैसे का वैसे पड़ा है टेबल पर। रोहित की भारी आवाज़ कान पर पड़ते ही आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। आर्यन के चेहरे पर इतनी घबराहट देखकर अलेक्जेंडर भी समझ गया था कि रोहित वापस आ चुका था। आर्यन अलेक्जेंडर दोनों दौड़कर रिया के पास गए और दबी हुई आवाज़ में रिया से कहने लगे, देखो मम्मा और डैड दोनों वापस आ चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें तुम्हारी कंडीशन के बारे में फ़िलहाल कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम दोनों मिलकर कुछ सोचते हैं कि तुम्हें कैसे कवर करना है, मगर तुम याद रखना कि डैड कुछ भी पूछे तो सिर्फ इतना कहना कि तुम्हें कल जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद है। इससे पहले रिया दोनों भाइयों से एक बार फिर पूछती कि कल क्या क्या हुआ था। बेडरूम का दरवाज़ा खुला और अनिका बच्चों के कमरे में दाखिल हुई। अनिका ने जब बच्चों को इस तरह कोने में ज़मीन पर बैठा देखा तो हैरान रह गई। अनिका ने देखा कि तीनों बच्चों के चेहरों पर काफ़ी घबराहट नज़र आ रही थी। अनिका ने इससे पहले बच्चों को कभी इतना घबराया हुआ नहीं देखा था। अनिका ने बच्चों के पास आते हुए कहा, क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? जब बच्चों ने अनिका की ये बात सुनी लगभग तीनों बच्चों ने एक साथ नाम में अपना सर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ है हमें। बच्चों को एक साथ इस तरह से जवाब देते हुए देख कर अनिका चौंक गई। अनिका ने कुछ देर यहाँ वहाँ कमरे में नज़रें घुमाने के बाद बच्चों से कहा, तुम तीनों ने अब तक नाश्ता भी नहीं किया है, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता वैसे का वैसा पड़ा है। अनिका का सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर और आर्यन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका के सवाल का क्या जवाब दे। फिर अचानक ही अलेक्जेंडर ने अंगड़ाई लेते हुए अनिका से कहा, हाँ एक्चुअली मम्मा अब हम वैकेशन पर आए हैं तो हम तीनों की नींद ज़रा लेट से खुलती है, अभी अभी तो जागे हैं हम। वैसे तो अलेक्जेंडर ने यह बात काफ़ी कन्विंसिंगली कही थी मगर अनिका ने अलेक्जेंडर की ये बात इग्नोर करते हुए आर्यन की ओर देखकर पूछा, और तुम लोग यहाँ पर नीचे इस तरह से क्यों बैठे हो, और ये क्या हुआ है रिया तुम्हें, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अपनी मम्मा का सवाल सुनते ही रिया तुरंत मुस्कुराने लगी। रिया को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि रिया झूठी हंसी हंस रही थी, मगर अपनी मम्मा का सवाल सुनकर रिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मम्मा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आर्यन ने भी रिया की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ मम्मा हम लोग एकदम ठीक हैं। वो एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि आज से हम लोग रोज़ सुबह सुबह योगा प्रैक्टिस शुरू करें, इसलिए ज़मीन पर बैठकर योगा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर आई थिंक अभी तक हमको ठीक तरह से योगा करना नहीं आता है। नेक्स्ट टाइम हम वीडियो देखकर योगा करना भी सीख लेंगे।
वैसे तो अनिका को बच्चों का बर्ताव बड़ा ही अजीब लग रहा था, मगर अनिका ने बच्चों के बर्ताव पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए तीनों बच्चों से कहा, चलो बाहर चलो, तीनों नाश्ता कर लो सबसे पहले। जैसे ही अनिका ने बाहर आने की बात कही, आर्यन ने हवा में अपना हाथ लहराते हुए कहा, नहीं मम्मा, हम बाहर नहीं आ सकते। आर्यन ने एक झटके से ये बात कही थी, जिसे सुनकर अनिका चौंक गई। अलेक्जेंडर और आर्यन नहीं जानते थे कि रोहित भी अनिका के पीछे खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। भले ही अनिका बच्चों की कुछ अजीब बातों को इग्नोर कर रही थी, मगर रोहित बड़े ही ध्यान से बच्चों के अजीब बिहेवियर को नोट कर रहा था। जब अलेक्जेंडर और आर्यन की नज़र रोहित से मिली तो उनके चेहरे पर और भी ज़्यादा घबराहट नजर आने लगी। मगर दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित कितना चालाक था। वो इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छी तरह से पढ़ सकता था। इससे पहले कि रोहित को पता चल जाए कि दाल में कुछ काला था, अलेक्जेंडर और आर्यन ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन ठीक करते हुए अनिका की ओर देखकर कहा, नहीं मम्मा, हमारा मतलब है कि अभी हमारा ब्रश करना बाकी है। ब्रश करने के बाद हम तुरंत बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर लेंगे। पीछे खड़ा रोहित अब तक इतना तो जान चुका था कि अलेक्जेंडर और आर्यन कितने ज़्यादा चालाक थे। रोहित ये भी जानता था कि कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही रोहित पर गए थे और रोहित को भी कभी कोई बात छुपानी हो तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन इस तरह से कंट्रोल कर सकता था। ये बात तो खुद रोहित भी जानता था। अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए रोहित ने आर्यन को अपने पास बुलाते हुए कहा, आर्यन यहाँ आओ और सच सच बताओ कि क्या चल रहा है यहाँ पर। रोहित की कड़क आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे के होश उड़ गए। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित की कड़क आवाज़ सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन दोनों की ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या जवाब देंगे। उनके हाथ पांव सुन पड़ चुके थे। अब उन्हें यही लग रहा था कि वो काम से गए। इस बार रोहित उन्हें नहीं छोड़ने वाला था। रोहित के गुस्से के बारे में अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही भाई अच्छी तरह से जानते थे। वो कभी तिरछी नज़रों से रिया को देख रहे थे तो कभी फर्श को। दोनों भाइयों को ये बात अच्छे से पता थी कि रोहित के गुस्से का सामना सिर्फ उन दोनों को ही करना था। रिया को रोहित कुछ भी नहीं कहने वाला था। अगर रिया की कोई गलती भी होती तो रोहित उस बात को टाल देने वाला था। अलेक्जेंडर और आर्यन ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि गुलेरिया हाउस जाने के बाद ये सब कुछ हुआ था। अगर वो रिया के साथ गुलेरिया हाउस नहीं जाते तो फिर आज रिया बिल्कुल ठीक होती। गुलेरिया हाउस जाने का प्लान रिया ने ही बनाया था और दोनों भाइयों को रिया ही जिद करके गुलेरिया हाउस ले गई थी। वहाँ जाने के बाद अब जो मुसीबत रिया के ऊपर आई थी उसका पूरा बिल अब अलेक्जेंडर और आर्यन के ऊपर फटने वाला था। इसलिए अलेक्जेंडर और आर्यन नहीं चाहते थे कि रोहित को कुछ भी पता चले। इस वक्त दोनों भाइयों को अनिका से भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि अनिका की खुद की हालत ठीक नहीं थी। अलेक्जेंडर और आर्यन अपनी मम्मा को और ज़्यादा परेशानी में नहीं देखना चाहते थे, पर इस वक्त सिचुएशन उनके हाथ में नहीं थी। रोहित उनकी बातें सुनते हुए उनके कमरे तक आ पहुंचा था और साथ ही साथ रोहित ने दोनों भाइयों के चेहरे को पढ़ लिया था। अलेक्जेंडर और आर्यन ने बहुत कोशिश की थी कि वो रोहित को कुछ ना पता चलने दे, पर ना चाहते हुए भी रोहित ने यह पता लगा लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। वहीं रोहित भी ये जान गया था कि तीनों बच्चों में अलेक्जेंडर कुछ ज़्यादा ही समझदार था। अगर रोहित उससे कुछ सवाल करता तो अलेक्जेंडर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बात टाल देता, पर रोहित ये जानता था कि आर्यन ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसलिए रोहित ने आर्यन से अपना सवाल किया था। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि रोहित अचानक से उससे इस तरह का सवाल कर देगा। रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन के चेहरे के एक्सप्रेशंस अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। ये बात दोनों भाई अच्छी तरह से जान गए थे। अलेक्जेंडर और आर्यन ने अब तक रिया को पूरी बात एक्सप्लेन भी नहीं की थी कि कल क्या हुआ था और रिया को कितना मज़ा आया था। अलेक्जेंडर और आर्यन को अब यही डर था कि कहीं रोहित ने रिया से कोई सवाल किया और रिया ने जवाब देने में कोई गड़बड़ कर दी तो फिर उनका भांडा रोहित के सामने फूट जाएगा। आर्यन के मन में यही चल रहा था कि वो क्या जवाब देगा रोहित को। तभी रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, आर्यन, मैंने कुछ पूछा तुमसे और सबसे पहले तुम यहाँ मेरे पास आओ। इतना कहकर रोहित आर्यन को देखने लगा। अब आर्यन को पता चल गया कि वो नहीं बचने वाला है। उसे ना चाहते हुए भी रोहित के पास जाना पड़ा। जैसे ही आर्यन रोहित के पास पहुंचा, रोहित उसे घूर कर देखने लगा। रोहित जिस तरह से आर्यन को देख रहा था, आर्यन को हिम्मत नहीं हुई कि वो एक शब्द भी बोल सके। उसका पूरा शरीर डर के मारे काँप रहा था। रोहित ने देखा कि आर्यन चुपचाप उसके सामने खड़ा था तो रोहित ने फिर से अपनी कड़क आवाज़ में आर्यन से पूछा,
क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोग इतनी लेट तो कभी जागे नहीं हो आज तक। और तो और अब तक नाश्ता भी नहीं किया। तुम दोनों को नाश्ता नहीं करना ना सही, पर रिया को इतनी देर तक भूखा रहने का क्या मतलब है? इतना कहने के बाद रोहित ने एक नज़र रिया की ओर देखा। वहाँ खड़ी अनिका भी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। वो इस वक्त कुछ भी नहीं बोलना चाहती थी और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो क्या बोले। वहीं रोहित की ऐसी बातें सुनकर आर्यन और अलेक्जेंडर को कभी भी लगता था कि अगर रोहित को अपने तीनों बच्चों में से सिर्फ रिया की ही परवाह थी तो वो आर्यन और अलेक्जेंडर को घर से निकाल ही क्यों नहीं देता। मगर दोनों बच्चे ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि भले ही रोहित बाहर से दोनों बेटों के लिए काफ़ी सख्त था, मगर वो प्यार दोनों से करता था। हाँ, ये बात और थी कि बेटों और बेटी के बीच अगर ज़्यादा प्यार रोहित किसी से करता था तो उसकी कंपटीशन लगाया जाए तो रिया उन दोनों भाइयों से कोसों दूर निकल जाएगी। ये बात अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, अगर अनिका की यादाश्त गई नहीं होती तो वो दोनों अपनी ये बात अनिका से कह सकते थे, मगर अब वो भी जानते थे कि उन्हें बेकार में अनिका को कोई टेंशन नहीं देनी है। अलेक्जेंडर और आर्यन एकदम खामोश हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या ही कहें। आखिर क्यों उन्होंने अब तक नाश्ता नहीं किया था। जैसे ही रिया ने देखा कि उसके दोनों भाइयों को उसकी वजह से डांट पड़ रही थी तो रिया ने सिचुएशन संभालते हुए अपनी जगह से खड़े होकर रोहित से कहा, नहीं डैड, आप ऐसे कैसे कह सकते हो मेरे भाइयों को? वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इनफैक्ट सच कहूँ तो कल रात मेरी वजह से इन दोनों को सोने में इतनी देरी हो गई और इसलिए हम तीनों को आज जागने में भी इतनी देरी हुई। मैंने गेम खेलने की ज़िद की और इन लोगों ने मुझे बहुत बार कहा कि मुझे गेम नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी और इसलिए मेरे साथ साथ इन्हें भी काफ़ी लेट तक जागते रहना पड़ा। इतना कहने के बाद रिया ने आगे कहा, अब अगर रात को देर से सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे डैड, आप ही बताइए। रोहित ने जब अपनी गुड़िया का कन्फेशन सुना तो रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिया को अपने पास आने को कहा। ये देखकर अलेक्जेंडर और आर्यन को कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगा, पर फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया हमेशा की तरह। वहीं रोहित ने जब रिया को बुलाया तो रिया अपनी जगह से उठी और धीरे धीरे चलकर रोहित के पास आई। जैसे ही रिया रोहित के पास आई, रोहित ने बड़े ही प्यार से रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मैं ये नहीं कहता कि तुम गेम्स मत खेलो, मगर मैं चाहता हूँ कि अब अपने आप पर तुम थोड़ा सा कंट्रोल करो। और फिर कल हमने इतना अच्छा फैमिली टाइम साथ गुजारा, क्या तुम्हें वहाँ मज़ा नहीं आया? इतना कहने के बाद रोहित ने रिया के माथे को चूमते हुए कहा, अरे बेटा, तुम्हारे गेम्स में तो वर्चुअल वर्ल्ड दिखाई जाती है, मैंने तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा बेहतर नज़ारे दिखाए। क्या तुम्हें कल की मेरी सरप्राइज़ अच्छी नहीं लगी? जैसे ही रोहित ने यह सवाल पूछा, अलेक्जेंडर आर्यन रिया के चेहरे का रंग बदल गया। अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि रिया कल के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी और रिया भी अपने पापा की दी हुई पूरी सरप्राइज़ भुला चुकी थी। रिया को ज़िंदगी में अगर रोहित की सबसे प्यारी सरप्राइज़ अच्छी लगी थी तो वो कल वाली सरप्राइज़ थी, जिसे वो हमेशा हमेशा के लिए भुला चुकी थी। रोहित, अनिका और पूरे परिवार ने अपनी आंखों से देखा था कि रिया कितनी खुश हुई थी जब रोहित ने माउंटेन टॉप पर पूरे फैमिली के लिए डिनर प्लान किया था। रिया के चेहरे पर हड़बड़ाहट देखकर रोहित भी हैरान रह गया। रोहित ने फिर से रिया के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा, क्या कल की सरप्राइज़ तुम्हें अच्छी नहीं लगी? रिया की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने डैड के इस सवाल का क्या जवाब दे। रिया खामोश ही थी, तभी रोहित समझ गया कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ थी। रोहित ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसे बेडरूम से बाहर लिविंग एरिया में डाइनिंग टेबल की ओर ले जाने लगा। रोहित के पीछे पीछे अलेक्जेंडर और आर्यन भी धीरे धीरे चलने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बहन डैड के सवाल का क्या जवाब देगी। रिया का दिमाग कल की सारी बातें पूरी तरह से भुला चुका था। रिया को तो पता भी नहीं था कि रोहित ने तीनों बच्चों को कितनी ब्यूटीफुली जगह दिखाई थी। हाँ, अलेक्जेंडर और आर्यन ने जब रिया से कहा कि उसने अपने पिछले दिन की पूरी याददाश्त इरेज कर दी थी, तब दोनों भाइयों ने रिया से ये बात ज़रूर कही थी कि रोहित ने पिछले दिनों एक सरप्राइज़ दी थी, मगर रिया सरप्राइज़ की डिटेल्स बिल्कुल नहीं जानती थी। रिया काफ़ी देर तक खामोश ही रही। रोहित ये देखकर चौंक गया था कि कल जो रिया इतनी खुश मिजाज नज़र आ रही थी, झूम झूम कर सरप्राइज़ की तारीफ़ें कर रही थी और रोहित की तारीफ़ कर रही थी, उसे अचानक आज हो क्या गया था। रिया पिछली रात जब माउंटेन टॉप पर डिनर के बाद होटल पैराडाइज इंटरनेशनल लौटी थी तो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के स्टाफ से लेकर जितने भी गेस्ट वहां पर बैठे थे, वो सभी के सभी रिया की प्यारी प्यारी हरकतें देखकर ये समझ गए थे कि रिया कितनी खुश थी। रिया पूरे होटल में झूम झूम कर गाना गाते हुए, अपने हाथ लहराते हुए चल रही थी। रोहित के साथ साथ रोहित के सिक्योरिटी गार्ड्स और आसपास खड़े लोगों ने भी रिया के एक्साइटेड रिएक्शन देखे थे। मगर आज अचानक ही जब रोहित ने रिया से पूछा कि उसको कल की सरप्राइज़ कैसी लगी तो रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रिया को क्या हो गया था।
डाइनिंग टेबल के पास पहुंचकर रोहित ने रिया के लिए चेयर पीछे की और रिया को चेयर पर बिठाते हुए पूछा, रिया मुझे बताओ कि कल की सरप्राइज में तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगी। रोहित के सवालों से रिया के चेहरे का रंग और भी ज़्यादा फीका पड़ने लगा था। रिया किसी तरह रोहित से अपनी नज़रें चुरा रही थी। रोहित ने जब रिया के रिएक्शन देखे तो रोहित समझ गया था कि दाल में ज़रूर कुछ काला था। अलेक्जेंडर और आर्यन ठीक रिया के पीछे खड़े थे, इसलिए वो किसी तरह का इशारा भी नहीं कर सकते थे। रोहित भी समझ गया था कि तीनों बच्चों के दिल में ज़रूर कोई बात थी जो वो रोहित से छुपा रहे थे। पीछे खड़ी अनिका भी समझ गई थी कि तीनों बच्चे ज़रूर कोई ऐसी बात छुपा रहे थे जो मन ही मन उन्हें खाए जा रही थी। तीनों बच्चों के चेहरे पर घबराहट देखकर अनिका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद कोई ऐसी बात थी जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। रोहित ने अलेक्जेंडर और आर्यन को डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठने का इशारा किया तो आर्यन और अलेक्जेंडर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ही ये कोशिश कर रहे थे कि वो काफ़ी रिलैक्स नजर आए, मगर हजार कोशिशों के बाद भी उनके चेहरे से घबराहट दिखाई दे जाती थी। अनिका ने दोनों बच्चों के कंधों पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाया और धीरे से अलेक्जेंडर और आर्यन के बगल में डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। रोहित ने धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को नाश्ता सर्व करना शुरू किया। रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर और अनिका को नाश्ता सर्व कर रहे रोहित के मन में आज एक अजीब सी बेचैनी चल रही थी। जिस परिवार के लिए रोहित पूरी दुनिया से लड़ सकता था, जिस परिवार के लिए रोहित जी रहा था, आज उसे अपने ही घर के छत के नीचे अपना परिवार पूरी तरह से अनजान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रोहित का पूरा परिवार रोहित को पराया कर देना चाहता था। बच्चे भी रोहित से कुछ छुपा रहे थे। कुछ ही देर पहले रोहित को पता चला कि अनिका रोहित से कोई ऐसी बात छुपा रही थी जो एक लाइफ पार्टनर होने के नाते अनिका को रोहित के साथ शेयर करनी चाहिए थी। और यहाँ रोहित के तीनों बच्चे भी अब रोहित से किसी तरह की कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मगर रोहित ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए अपने पूरे परिवार को एक के बाद एक सलाद और बॉयल्ड एग सर्व करना शुरू किया। रोहित ने अपने गिलास में जूस भरा और फिर ठीक रिया के सामने बैठे कुछ देर तक मुस्कुराकर रिया को देखता रहा। रिया भी अपने पापा को देखकर मुस्कुरा रही थी। इस वक्त रिया के चेहरे पर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था, मगर रिया भी जानती थी कि रोहित का एक सवाल उसके पूरे कॉन्फिडेंस को हिला कर रख सकता था। और हुआ भी ठीक यही। रोहित ने जूस के गिलास से जूस का सिप लेते हुए मुस्कुरा कर रिया की ओर देखा और पूछा, तो बताओ रिया, मुझे कल के सरप्राइज के बारे में तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। रोहित का सवाल सुनते ही इससे पहले कि रिया के चेहरे का रंग उड़ जाए, अलेक्जेंडर ने सिचुएशन संभालते हुए रोहित से कहा, अरे डैड, कल पूरी रात रिया आपके सरप्राइज़ के बारे में ही बातें कर रही थी। कल तो इतनी खुश थी रिया, इतनी खुश थी कि हमें लेट नाइट तक सोने भी नहीं दिया। बार बार वही सारी बातें दोहरा कर हमें जगा रही थी। सचमुच डैड, कल रिया के साथ साथ हम भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे। आपने सचमुच बहुत ही बढ़िया सरप्राइज़ दी थी। ठीक एक दिन पहले रोहित ने अपने परिवार को सरप्राइज़ देने के लिए ज़मीन आसमान एक कर दिए थे। रोहित जिस सिचुएशन से गुजर रहा था, उस सिचुएशन में से इस तरह की प्लानिंग करना, इतने अलर्ट और इतना एफर्ट लगाकर एक एक चीज़ सोचना और उसे एग्जीक्यूट करना आसान नहीं था। मगर रोहित ने अपने पूरे परिवार की खुशी के लिए सब कुछ कर दिखाया था। भले ही रोहित के पास बेशुमार पैसा था और कई सारे नौकर चाकर थे जो उसकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते थे, मगर फिर भी रोहित ने इमोशनली इतना डिस्टर्ब होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए ये सब कुछ किया था। हालांकि रोहित भी ये सारी बातें अच्छी तरह से जानता था, मगर रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके दोनों बेटे, उन्हें कितनी भी खुशी हुई हो, वो कभी मुंह पर रोहित की तारीफ़ नहीं कर सकते थे। ठीक उसी तरह जिस तरह अपने बेटों को प्राउड फील करने के बावजूद रोहित कभी मुंह पर ये बात नहीं करता था। मगर आज जब अलेक्जेंडर ने सबके सामने रोहित के सरप्राइज़ की तारीफ़ की, तब रोहित का शक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। रोहित ने अलेक्जेंडर से अपनी नज़रें घुमाते हुए रिया पर अपनी नज़र डाली। रिया बड़ी बड़ी आंखों से अलेक्जेंडर की ओर देख रही थी। अलेक्जेंडर को देखते हुए रिया अपने होंठ भी चबा रही थी। रोहित अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानता था। रिया के चेहरे पर इस तरह के रिएक्शन तभी होते थे जब वो कोई बहुत बड़ी शरारतें प्लान कर रही हो या फिर रोहित और अनिका से किसी बात के लिए झूठ कह रही हो। अलेक्जेंडर की बात पूरी होने के बाद रिया ने भी मुस्कुराते हुए अपने डैड की ओर देखा और कहा, हाँ डैड, मुझे सब कुछ कल बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी सरप्राइज़ ही काफ़ी सरप्राइजिंग थी। मेरा मतलब है कि मुझे क्या क्या अच्छा लगा, वो सारी की सारी बातें मैंने अपने भाइयों से कही थी, है ना। जैसे ही रिया ने यह सवाल अलेक्जेंडर और आर्यन से पूछा, दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रोहित बड़े ही गौर से तीनों बच्चों के रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा था। वहीं अनिका अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। अनिका की प्लेट में रोहित ने नाश्ता तो सजाया था, मगर अनिका के हाथों में चम्मच थी और अनिका का ध्यान कहीं और था। अनिका ने अपनी प्लेट में रखे चम्मच का एक सिरा पकड़ रखा था और दूसरे सिरे से बस चम्मच प्लेट में गोल गोल घुमा रही थी। एक तरफ रोहित अनिका के रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा था तो दूसरी ओर
रोहित ये जानना चाहता था कि आखिर उसके तीनों बच्चे किस तरह की प्लानिंग में थे और क्या बात रोहित से छुपा रहे थे। हालांकि रोहित ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी नन्ही सी गुड़िया रिया, जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके साथ इस तरह का हादसा हो गया था कि हर रोज़ जागते ही रिया अपने एक दिन पहले की याददाश्त पूरी तरह से खो देती थी। रोहित ने हालांकि पूरी प्लानिंग अपनी पूरी फैमिली के लिए की थी, मगर उसे फैमिली में सबसे ज़्यादा ख्याल रिया का रखा गया था। रिया की मनपसंद पेस्ट्री, रिया का मनपसंद खाना, रिया की चॉइस के कलर के बैलून का खास इंतजाम किया गया था। हालांकि सरप्राइज़ तीनों बच्चों और अनिका के लिए था, मगर अगर रोहित से पूछा जाए कि उस तीनों बच्चों में से सबसे पहले किसकी मुस्कान देखना पसंद आएगा, तो रोहित का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिया होगा। रोहित ये तो नहीं जानता था कि बच्चे उससे क्या छुपा रहे थे, मगर अब तक ये बात तो पक्की हो चुकी थी कि बच्चे उसे ज़रूर छुपा रहे थे। रोहित कोई ऐसा सवाल पूछना चाहता था जिससे बच्चों की चोरी पकड़ी जाए, मगर रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चों से ऐसा क्या पूछे जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि बच्चे अपने माँ बाप से कुछ छुपा रहे थे। जब रोहित को कोई सवाल नहीं सूझा तो अपना पिछला सवाल ही आगे बढ़ाते हुए रोहित ने रिया से कहा, अच्छा तो बताओ कि कल की सरप्राइज़ पार्टी में तुम्हें ज़्यादा अच्छा क्या लगा, खाना या जो तुमने देखा वो? इस बार रोहित ने जो सवाल पूछा था वो सुनकर रिया के होश उड़ गए। रिया चाहे अब जितनी भी ज़बान अपने मुंह से घुमा ले, पिछली रात उसने जो कुछ भी खाया था वो स्वाद से दोबारा याद नहीं आने वाला था, और न ही रिया को ये याद आने वाला था कि पिछली रात उसने क्या देखा था। अलेक्जेंडर और आर्यन भी समझ गए थे कि रोहित के इस सवाल ने तीनों बच्चों को चारों ओर से घेर लिया था। अलेक्जेंडर और आर्यन को चेस खेलना बेहद पसंद था। कहीं ना कहीं उसमें ये क्वालिटी भी रोहित से ही आई थी। रोहित भी अपने बचपन में फ्री टाइम में चेस खेलना ही पसंद किया करता था। ये बात दादी माँ ने दोनों बच्चों को बताई थी, मगर आज दोनों बच्चे समझ गए थे कि चेस की इस गेम में अभी वो दोनों बहुत कच्चे थे। आर्यन हमेशा से चेस की गेम में अपने आप को अलेक्जेंडर से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन समझता था, मगर आज रोहित के सवाल ने आर्यन को भी चेक एंड मेट कर दिया था। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी बहन का बचाव करें और इस बार भी रोहित का सवाल टालें। इससे पहले आर्यन या अलेक्जेंडर रोहित से कुछ कहने जाते तो रोहित ने हाथ के इशारे से दोनों भाइयों को ऐसा करने से रोक लिया और रिया से कहा, बताओ रिया, डैड ने तुमसे कोई सवाल पूछा है, क्या तुम डैड के सवाल का जवाब नहीं दोगी? रिया भी अच्छी तरह से समझ गई थी कि रोहित को शक हो गया था और वो इस बार अगर उसने अपनी नज़रें घुमाकर अपने भाइयों की ओर देखने की कोशिश की तो रोहित ये बात समझ जाएगा कि ज़रूर रिया और दोनों भाई मिलकर उसे किसी तरह की कोई बात छुपा रहे थे। इसलिए रिया ने अपनी आंखों पर पूरी तरह से कंट्रोल पाते हुए रोहित की ओर देखा और बड़े ही कॉन्फिडेंटली अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, ओह फॉर डैड, आप तो मेरी पूरी की पूरी प्लानिंग चौपट कर देंगे। रोहित रिया का ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, डैड, मैंने कल रात को इन दोनों से मेरे दिल की सारी फीलिंग कही थी। ये दोनों सुनने का नाटक तो कर रहे थे, मगर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इनका ध्यान मेरी बातों पर नहीं बल्कि अपने चेस बोर्ड पर था। पूरा दिन चेस खेलते रहते हैं और मेरी कभी बात नहीं सुनते। अब आप ही बताइए, मैं इन दोनों भाइयों को मेरा बेस्ट फ्रेंड बना कर रखा है और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते इनकी जिम्मेदारी है कि वो मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को समझे, मगर नहीं, मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को अपनी बहन की फीलिंग की कोई कदर है। पूरा दिन चेस बोर्ड में गेम खेलते रहते हैं, पता नहीं क्यों इतना खून खराबा करते हैं हरदम उस गेम में। रिया ने पूरी बात को नया ट्विस्ट दे दिया था। इतनी छोटी सी उम्र में रिया काफ़ी तेज़ थी, ये बात तो दोनों भाई अच्छी तरह से जानते थे, मगर आज रोहित के सामने रिया ने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया था कि दोनों भाइयों में से कोई भी कुछ कहने के लायक ही नहीं थे। हैरान होते हुए रोहित ने रिया से पूछा, मतलब तुम कहना क्या चाहती हो बेटा? रिया ने इस बार बड़ी ही कॉन्फिडेंटली अपने दोनों भाइयों की ओर अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा, चलो बताओ डैड के सामने और अब मम्मा के सामने कि मैंने तुम दोनों से कल क्या क्या बातें की, मुझे क्या क्या अच्छा लगा, मुझे सरप्राइज़ की कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं और मुझे शक है कि तुम दोनों ने मेरी बात अच्छी तरह से सुनी भी है या नहीं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने कल रात मेरी कितनी बातें समझी हैं। चलो बताओ डैड और मॉम के सामने कि सरप्राइज़ में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी थी। जैसे ही रिया की बात अलेक्जेंडर और आर्यन के कानों पर पड़ी, दोनों की आंखें चमक उठी। दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिया इतना तेज़ तर्रार और इंटेलिजेंट आंसर देगी। रिया का सवाल सुनते ही ज़िंदगी में पहली बार दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान नज़र आने लगी थी, बजाय इसके कि हर बार रिया जब भी अपने दोनों भाइयों से किसी तरह की फरमाइश करती या किसी तरह का सवाल पूछती थी, तब दोनों भाइयों के चेहरे अक्सर या तो कन्फ्यूजन में नज़र आने लगते या तो परेशान नज़र आने लगते थे। मगर आज पहली बार रिया के सवाल ने दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी। दोनों भाइयों के चेहरे की मुस्कान एक राहत भरी मुस्कान थी। रिया का सवाल सुनते ही अलेक्जेंडर ने पहले रोहित की ओर देखकर जवाब देना शुरू किया, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डैड, हम लोग चेस तो सिर्फ इसलिए खेलते हैं ताकि हम अपने दिमाग की कसरत कर सकें।
दादी माँ हमसे कहती है कि अगर हमें भी आपकी तरह एक ग्रेट बिजनेसमैन बनना है तो हमें भी चेस जैसे गेम खेलने चाहिए, न कि रिया की तरह अपना सारा दिन वर्चुअल गेमिंग में बर्बाद करना चाहिए। इसलिए आपसे ही इंस्पिरेशन लेते हुए हम दोनों ने ये चेस की गेम खेलना शुरू किया है। मगर चेस की एक ख़ास बात है कि चेस खेलते हुए इंसान का दिमाग इतना स्थिर हो जाता है कि वह अपने आसपास की सारी चीज़ें अच्छी तरह से ग्रास्प कर पाता है। हम लोग गेम ज़रूर खेल रहे थे, हमारा ध्यान गेम में ज़रूर था, मगर हमने रिया की सारी बातें सुनी थी और रिया की फीलिंग अच्छी तरह से समझ सकते हैं हम दोनों भाई। इस बार आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ डैड, बिल्कुल सच कह रहा है अलेक्जेंडर, हमने रिया की सारी बातें अच्छी तरह से सुनी हैं। रिया को कल अगर सबसे कोई अच्छी चीज़ लगी थी तो वो थी आसमान में उड़ने वाले बैलून्स और कैंडल। जब जब कैंडल और बैलून एक साथ आसमान में उड़ान भरते तब तब रिया की आंखें ज़्यादा चौड़ी हो जाती। ये बात खुद रिया ने हमें बताई थी कि आसमान में जब हर तरफ उड़ाए हुए कैंडल और गुब्बारे नज़र आ रहे थे तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे आपने हम सब के लिए सरोग ज़मीन पर उतार लिया था। फिर अलेक्जेंडर ने आर्यन की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और रिया, तुमने ये भी तो कहा था कि ज़िंदगी में पहली बार तुम्हें खाने में अच्छा जहाँ खाना खिलाया जा रहा है वो जगह पसंद आई थी। डैड, रिया ने खुद हमसे कहा कि उसने कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप हम लोगों को इतनी बड़ी सरप्राइज़ देंगे। जैसे ही अलेक्जेंडर ने यह बात कही, रिया चौंक गई और वो गुस्से से अलेक्जेंडर की ओर देखने लगी। अलेक्जेंडर भी अच्छी तरह से जानता था कि रिया भी हमेशा से चाहती थी कि रोहित यह सोचे कि रिया हमेशा ही उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचा करती थी और अच्छा अच्छा बोला करती थी। अलेक्जेंडर ने तुरंत अपनी बात पलटते हुए रोहित से कहा, मेरा मतलब है डैड, आप सचमुच रिया के लिए द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड हैं। मगर रिया ने कभी ये नहीं सोचा था कि आप पूरे परिवार के लिए इस तरह की कोई प्लानिंग करेंगे। आई मीन माउंटेन टॉप पर इस तरह से पर्सनल प्राइवेट शामियाना बनवाना, फिर वहाँ पर सारे शेफ़ को बुलाकर डिनर अरेंज करना, और फिर आपने पूरे शहर की लाइटिंग से हमारे नाम जो लिखवाए थे, वो सारी की सारी बातें सचमुच काफ़ी हार्ट टचिंग थी। और डैड, सच कहूँ तो सिर्फ रिया के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए भी ये सारी बातें काफ़ी हार्ट टचिंग थी। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सरप्राइज़। तीनों बच्चे एक साथ रोहित की ओर देखकर कहने लगे, यस डैड, यू आर द बेस्ट डैड इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट सरप्राइज एवर। तीनों बच्चे एक साथ रोहित की तारीफ़ करने लगे। तब रोहित चौंक गया और अनिका की ओर देखने लगा। अनिका का ध्यान अभी भी न तो बच्चों पर था और न ही रोहित पर। अनिका प्लेट में रखी हुई चम्मच बार बार प्लेट में घुमाए जा रही थी। रोहित जानता था कि बच्चे तो उसके एग्ज़ाम में पास हो गए थे, मगर अब बारी थी अनिका की।